पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे वो आपका डिफरेंट लैंड फॉर्म एंड फीचर्स था और जिसमें मैंने आपको डिफरेंट लैंड फॉर्म एंड फीचर बताया था। तो उसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, लेकिन उससे पहले जो कल हम लोगों का कुछ छूट गया था उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो वो बेसिकली था आपका कि यहाँ पे हम लोग इस बोर्ड को लेते हैं और इसमें आपको बताएंगे कि जो पवन द्वारा बनाए गए जो चीज थे वो कौन कौन से थे, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पवन द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां, पवन द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां, अर्थात जो पवन बनाती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पवन कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाती है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था ग्लेशियर्स के बारे में, उसी तरह ये आपको पवन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसमें मुख्यतः पवन जो बनाते हैं वो कई टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें नंबर 1 में है छत्रक शिला। छत्रक शिला जिसको कहते हैं मशरूम रॉक। असल होता क्या है इसमें कि अगर हम देखेंगे जो जैसे कि मैंने बताया कि जो भी पवन द्वारा स्थलाकृति होती है वो आपको ड्राई अर्थात शुष्क एरिया में होता है। तो उसमें शुष्क एरिया में होता है। तो ये छत्रक शिला होता क्या है कि जैसे कि आप देखेंगे तो जो कोई रेगिस्तानी एरिया है उसमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। अब चूंकि इसमें क्या होता है कि जब वो रॉ ये होता है तो उसमें दो तरह के, एक तो कठोर चट्टान होता है, कठोर चट्टान, और एक मुलायम हो जाता है। यहाँ से कुछ मुलायम हो सकता है, इस तरह से कुछ मुलायम हो सकता है। तो इस तरह के कठोर और मुलायम चट्टान जो होते हैं, तो इसमें होता क्या कि पवन द्वारा अपर्दन होता है, पवन द्वारा अपर्दन होता है। और अपर्दन के कारण क्या होता है कि ये जो कठोर चट्टान था ये वाला ये रह जाता है, और जो ये मुलायम चट्टान रहता है ये आपको यहां से इरोड हो जाता है, अर्थात उसका अपर्दन हो जाता है। तो इस तरह का यहाँ पे ये छत्रक शिला आपको दिखाई देता है। दूर से आप देखेंगे तो ये छत्रक शिला कहलाता है, जिसको मशरूम रॉक्स हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग मशरूम रॉक कहते हैं। दूसरा जो है उसको कहते हैं अर्थ पिलर। अर्थ पिलर अर्थात अर्थ पिलर जो होता है वो इस तरह से होता है कि जैसे आपने देखा कि कोई एक स्ट्रक्चर था जो इसको कहते हैं अर्थ पिलर या भू स्तंभ। भू स्तंभ इसको कहते हैं अर्थ पिलर, अर्थ पिलर या भू स्तंभ। उसमें क्या होता है कि कोई भी एरिया, ये बेसिकली ये ड्राई लैंड होता है। अब ये पवन द्वारा, पवन यहां से चल रही है, पवन इधर से भी है, आप इधर से भी पवन इरोड कर सकता है। तो उसमें होता क्या है कि इसके अंदर इस तरह की आपको आकृतियां मिलेगी, इस तरह से, 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 इस तरह से। अब क्या है कि ये एरिया जो ये कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, ये कठोर है, ये कठोर है, ये कठोर है, ये कठोर है, और इसके बीच वाला जो ये भाग है इस साइड वाला ये मुलायम है। तो क्या होता है पवन द्वारा क्या होता है, अपर्दन के द्वारा ये मुलायम चट्टान जो होता है वो
अपर्दित हो जाता है इस तरह से। तो जब इस एरिया में लोग जाते हैं तो दिखाई देता है कि एक पिलर काफी दूर दूर तक इस तरह से फैला हो, तो इसको कहते हैं अर्थ पिलर। ये भी पवन के अपर्दनात्मक कार्यों में से सम्मिलित होते हैं। इसको तो पवन के अपर्दनात्मक कार्यों में से सम्मिलित होते हैं। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसको हम पवन के अपर्दनात्मक कार्यों में देखते हैं। तो यहाँ आप इसका फिगर्स भी हम आपको दिखाएंगे कि जैसे कि ये देखिए जियोमॉर्फिक प्रोसेस में, तो ये जो अर्थ पिलर है वो आपको हम यहाँ दिखाते हैं। ये देखिए ये आपका अर्थ पिलर। ये अर्थ पिलर, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है इसको अर्थ पिलर कहा जाता है। अर्थात जैसे कि मैंने बताया जो कोमल चट्टान होता है वो बीच में से अपर्दित हो जाता है, और कोमल चट्टान अपर्दित हो जाने के पश्चात जो आकृतियां बचती है इस एरिया में, ये बेसिकली ड्राईलैंड में होता है, तो इसको कहते हैं अर्थ पिलर या भूस्तंभ। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं ज़्यूज़ेन। इसको कहते हैं ज़्यूज़ेन। ये बेसिकली जो होता है इसमें क्या होता है कि बेसिकली ऊपर में कठोर चट्टान होता है और उसके नीचे मुलायम चट्टान होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। यहाँ जो ये फिगर है ये देखिए इस तरह से होता है। ये क्या होता है, इस तरह का आकृति होती है रेगिस्तानी एरिया में, इस तरह की आकृति। अब क्या होता है, पवन द्वारा इस पे पवन द्वारा अपर्दन होता है, और अपर्दन होने के बाद ये जो चट्टान है ये क्या होता है, ठोस होता है। और ये नीचे की जो चट्टान है ये सारा, ये पहले ये चट्टान भरा हुआ था, ये पूरा यहां से भरा हुआ था ये पूरा। तो इस प्रकार का जो चट्टान होता है वो अपर्दित होके परिवहित हो जाता है, यानी कि वो दूसरी जगह चला जाता है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो आपको रेगिस्तान में मिलता है तो इसको कहते हैं ज़्यूज़ेन। इसको कहते हैं ज़्यूज़ेन। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको ज़्यूज़ेन कहलाता है। उसके बाद हम देखें तो यारडांग जो होता है वो ठीक इसका उल्टा होता है। जो हमने ज़्यूज़ेन पढ़ाया था ठीक उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जो अपर्दित भाग होता है इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ये इस तरह से आप देख लें। अब इसमें ठीक उसका अपोजिट होता है। पहले यहां तक कोमल चट्टान, अब इसका ऊपर में यहां पे कोमल चट्टान है, यहां पे कोमल चट्टान है, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या है, ठोस चट्टान। तो जब पवन द्वारा ये अपर्दन का कार्य होता है, जब अपर्दन का कार्य होता है तो ये जो होता है कोमल चट्टान, ये कोमल चट्टान अपर्दित हो जाता है। और जब ये अपर्दित होगा तो इस तरह से आपका हो जाए, इस तरह से हो जाएगा अपर्दित, इस तरह से आपका अपर्दित, इस तरह से अपर्दित, इस तरह से। तो जिस तरह से वो एक टोपी के समान था तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। यानी जो हमने देखा था यारडांग वो इस तरह से था और ये उसका उल्टा हो जाता है। तो ये दोनों फर्क है, ज़्यूज़ेन और ये यारडांग। तो ये यारडांग, ठीक है, ये है आपका यारडांग। तो ये स्ट्रक्चर यारडांग कहलाता है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, इस स्ट्रक्चर का फिगर भी है, आपको हम दिखाते हैं। ये इस स्ट्रक्चर का फिगर भी है। अब देखिए, ये देखिए इस तरह का आपका जो नीचे की ये कोमल चट्टानें थी, ऊपर की वो अपर्दित हो गई पवन द्वारा, और इस प्रकार का स्ट्रक्चर जब आपको मिलता है तो इसको कहते हैं यारडांग। अब हम लोग आगे इसको चलते हैं आगे। तो इनसेलबर्ग, अब एक दूसरा आता है, इसको कहते हैं इनसेलबर्ग। ये भी पवन द्वारा
बनाई गई स्थलाकृति है इनसेलबर्ग। यह बेसिकली आप देखेंगे उच्च मरुस्थलीय क्षेत्र में जब जाएंगे, जैसे कि सहारा का रेगिस्तान है, तो वहां यत्र तत्र इस तरह का आपको ऊंचे टीले दिखाई देंगे। इसमें क्या होता है कि जो कठोर सेल होता है वो रह जाता है, बाकी ऊपर कोमल सेल जो होता है वो अपरदित हो जाता है इस तरह से। लेकिन यारडंग और इसमें ये डिफरेंसेस है कि ये काफी बड़ा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है गोल टाइप से इस तरह। अब क्या होता है कि कालांतर में ये एरिया जो है, ये साइड का एरिया क्या होता है, अपरदित होके समाप्त हो जाता है। अब इस तरह से अपरदित हो गया, ये समाप्त हो गया, इसी तरह से ये समाप्त हो गया। तो इस तरह से अपरदित हो जाता है और अपरदित होके सिर्फ एक ये इस तरह का टीला टाइप का आपका बच जाता है। ये देखिए, ये आपका एक टीला बच जाता है, ये टीला बच जाता है। खास करके ये आपको अफ्रीका में काफी महत्व रखता है इनसेलबर्ग। इनसेलबर्ग इसलिए महत्व रखता है क्योंकि जो अक्सर हम लोग जानते हैं अफ्रीका अभी भी प्रिमेटिव स्टेज में है, बहुत सारे कंट्रीज जो है अंडर डेवलप्ड है, काफी गरीब देश सब है, तो वहाँ कुछ ट्राइब्स लोग जो होते हैं वो यहाँ अपना निवास बनाना चाहते हैं। क्योंकि अफ्रीका अभी भी जानते हैं कि अफ्रीका में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई वगैरह होता रहता है, तो उसके दृष्टिकोण से ये काफ़ी अच्छा होता है। अगर यहाँ ये घर बनाएंगे तो दूर से कोई इस पे अटैक करेगा तो वो देख सकता है। तो इसीलिए इनसेलबर्ग भी जब हम लोग पढ़ेंगे हैबिटेशन के बारे में, सामाजिक भूगोल में पढ़ेंगे, तो आपको और इसके बारे में बताएंगे। तो ये था इनसेलबर्ग। इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है अपरदनात्मक में है। अब हम देखते हैं कि निक्षेपात्मक, यानी जब पवन ये सारी चीजें अपरदित करती है तो कहीं ना कहीं इसको वो जमा करती है, निक्षेप करती है। तो निक्षेपात्मक जो होता है वो होता है सैंड ड्यून, या इसको कहते हैं बालू का स्तूप। तो ये आप देखेंगे बालू का स्तूप, बालू का स्तूप सैंड होता है। ये भी आपका पवन द्वारा निक्षेप से निर्मित बनते हैं। इस तरह का सैंड ड्यून आपको दिखाई देता है। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे तो एक और स्ट्रक्चर होता है, वो बेसिकली अपरदन के द्वारा होता है, जिसको कहते हैं जालीदार शेल या स्टोन लैटिस। जालीदार शेल या स्टोन लैटिस, इसको अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई कलाकार द्वारा कलाकृत किया गया एक जालीदार पत्थर बनाया गया है, लेकिन वो क्या होता है, ये पवन द्वारा ही अपरदन का कार्य होता है। यानी पवन के कणों के प्रहार से सेलों के टुकड़े घिसकर काफी चिकने हो जाते हैं और इसमें इस तरह का छोटा छोटा गड्ढा आपको पड़ जाएगा जो आपको एकदम जालीदार टाइप से लगेगा। तो इसको कहा जाता है स्टोन लैटिस या जालीदार शेल, आपको इसको कहा जाता है। तो ये हो गया। उसी तरह से इसके आप देखेंगे तो रेगिस्तान में डिफरेंट एरिया में काफी चौरस आपको झील पाया जाता है, काफी चौरस झील पाया जाता है। और ये झील जो होता है, माना यह जाता है कि जो सबसे फ्लैट झील अर्थ पे पाया जाता है वो इस तरह का झील होता है। और इस तरह के झील को कहते हैं प्लाया लेक या प्लाया झील। ये देखिए, इसको तरह के झील को कहते हैं प्लाया झील। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये बेसिकली आंतरिक रेगिस्तान के एरिया में पाया जाता है और इस तरह का होता है। ये देखेंगे तो काफी आपको फ्लैट होता है, यानी इसकी गहराई काफी कम होती है लेकिन काफी चौड़ाई में ये आपको फैला हुआ होता है। तो इस प्रकार की झील को कहते हैं प्लाया झील। तो ये सारी चीजें जो थी वो आपको पवन के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां थी। अब हम लोग आते हैं, हम अपने आज के टॉपिक पर, जो कल छूट गया था उसके बाद आज की टॉपिक पे हम आते हैं। और आज है हमारा प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी पे। अब हम इसको देखते हैं, प्लेट विवर्तनिकी या जो हमने अभी बताया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो हम जब प्लेट विवर्तनिकी की बात करते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक है, जैसे कि हमारा जो अर्थ है, ये हमारा पृथ्वी जो है वो डिफरेंट प्लेटों में बटा हुआ है। तकरीबन 7 से 8 मोटे तौर पे बड़े प्लेट हैं, बाकी बहुत छोटे छोटे माइक्रो प्लेट हैं। अब इन प्लेटों के मूवमेंट से हमारी अर्थ जो है वो डायनेमिक फीचर होता है, उसी से हमारे पहाड़ बनते हैं,
उसी से हमारे मैदान बनते हैं, उसी से वोल्केनिज्म होता है, इस तरह का वोल्केनो बनता है। तो हम देखेंगे कि ये प्लेट टेक्टोनिक किस तरह से होता है और इसका विकास कैसे हुआ, आखिर ये प्लेट टेक्टोनिक है क्या, और इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम प्लेट टेक्टोनिक के बारे में यहाँ आपको बताएंगे, तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे तीन चीज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तीन चीज। एक तो पहला हम लोग पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी, इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी, जिसको प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। दूसरा चीज पढ़ेंगे हम लोग अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में, कि भूकंप आखिर होता क्या है, भूकंप कहते किसको है, उस पे। और तीसरी चीज पढ़ेंगे हम लोग ज्वाला मुख्यतः, जिसको कहते हैं वोल्केनिज्म। तो प्लेट टेक्टोनिक, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म, इन तीनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग देखें तो जब हम, जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्लेट टेक्टोनिक जो हम कहते हैं या प्लेट विवर्तनिकी जो कहते हैं, वो एक वैज्ञानिक सिद्धांत है और वर्तमान समय में ये पूरी तरह से मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार 7 बड़ी प्लेटें जो है वो पृथ्वी के लिथोस्फीयर, अर्थात जो पृथ्वी का ऊपर था, हमने पृथ्वी का परत आपको पढ़ाया था, तो उस लिथोस्फीयर पे ये लिथोस्फीयर जो है ये घूमता रहता है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर और चारों तरफ ये मूव करता रहा है एक दूसरे के सापेक्ष में, यानी एक दूसरे के रिलेटिव में ये पृथ्वी की, और ये बड़ी संख्या में छोटे प्लेटों का भी इसी में आपको वर्णन मिलता है। इसी के आगे हम लोग देखेंगे तो देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है वो सीधा ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत डेवलप हो गया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के पीछे 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसको भी हमें समझना होगा कि आखिर वो क्या था, किस तरह से ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है वो अस्तित्व में आया और किस तरह से वैज्ञानिकों ने इस पे कार्य किया। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को अगर हम देखें तो ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और सागर नितल प्रसरण का अवधारणा, ये दोनों पर आधारित है। यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे आधारित था, और दूसरा जो था वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इसको हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कहते हैं। तो इन दोनों पे था, इसको हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है वेगनर साहब ने दिया था, लेकिन अगर हम देखें तो उससे पहले भी लोग, जब अमेरिका की खोज हुई, अमेरिका की खोज होने के बाद 1492 ईस्वी में जब अमेरिका की खोज होती है, उसके जस्ट बाद ही एक अब्राहम ऑर्टल्स थे, उन्होंने सबसे पहले ये अवधारणा व्यक्त किया। उनका ये कहना था कि जो न्यू वर्ल्ड है और ओल्ड वर्ल्ड है ये किसी जमाने में एक ही था। तो सबसे पहले इसमें अगर किसी का नाम आता है तो हम देखते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया 2 महाद्वीपीय सिद्धांत और सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था अब्राहम ऑर्टेलिस थे, इन्होंने सबसे पहले बताया कि न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड एक ही समय में एक ही साथ वो जुड़े हुए थे। तो ये 1596 में इन्होंने 1596 में इन्होंने इसका ये बताया। 1596 में इन्होंने सुझाव दिया था कि पुरानी दुनिया यानी ओल्ड वर्ल्ड और नई दुनिया यानी अमेरिका जिसको खोजा गया था, ये किसी समय में एक ही थे और बाद में अलग हो गए। उनका ये कहना था अमेरिका की जब खोज हुई तो साउथ अमेरिका को देखा गया, अफ्रीका को देखा गया, उत्तर अमेरिका को देखा गया, यूरोप को देखा गया। तो ऐसा लग रहा था जब मैप पे कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों को एक में सटा देंगे तो एक ही हो जाएगा। तो उस मैप को देखने के बाद, चूंकि जब नया वर्ल्ड का खोज किया गया तो उसके बाद अब्राहम ऑर्टल्स थे, तो सबसे पहले अगर
पूछा जाए आपसे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सबसे पहले ये सुझाव किसने दिया कि दोनों महाद्वीप मतलब महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, तो पहला नाम अगर आता है तो वो 1596 में अब्राहम ऑर्टेल्स का नाम आता है। इसके बाद एक और साहब आए, वो तकरीबन उनका नाम था एंटोनियो श्नाइडर, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लें। उसके बाद यह महाद्वीपीय, जैसे कि मैंने कहा, विस्थापन के सिद्धांत का, जो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के सुझाव का पहला उदाहरण था, यानी इस तरह का यह फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता एंटोनियो श्नाइडर ने कहा था कि तकरीबन, उनका यह कहना था, 1318 से 299 मिलियन साल पहले सभी महाद्वीप एक अधिमहाद्वीप यानी सुपर कॉन्टिनेंट में बने हुए थे। तो ये सब जो थे, यानी एंटोनियो श्नाइडर, अब्राहम ऑर्टेल्स, ये सब आपको वैगनर साहब से पहले के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आपको इस पृथ्वी के बारे में बताया कि ये जो महाद्वीप है ये एक जैसा नहीं था, हमेशा ये कहीं ना कहीं मूव कर रहा था और एक साथ कभी जुड़ा हुआ था। तो इस सिद्धांत को लेके फाइनली हम देखेंगे तो एंटोनियो श्नाइडर ने जो काम किया, एंटोनियो श्नाइडर ने इसका एक मैप भी उस जमाने में बनाया। तो चलिए उस मैप को भी हम लोग देखते हैं कि वो कैसा मैप बनाया था। तो ये देखिए, ये मैप उन्होंने बनाया था एंटोनियो श्नाइडर साहब ने। तो उनका कहना था कि ये देखिए, ये न्यू वर्ल्ड की खोज हो गई थी, ओल्ड वर्ल्ड था, इस तरह का मैप है, बीच में अटलांटिक ओशन है, लेकिन अगर दोनों को हम देख लें तो फिट अगर करेंगे तो एक दूसरे से मिलता हुआ आपको नजर आएगा, एक दूसरे से मिलता हुआ नजर आएगा, यानी इसका 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 इसका। तो इस तरह से वो देखा और उनका कहना था। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का ये अर्ली स्टेज था और इसी से आगे जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जन्म हुआ। तो इसी को आगे हम लोग देखेंगे। तो इसी को आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत जो दिया था उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर साहब ने। अल्फ्रेड वेगनर जो 1880 से 1930 तक थे। तो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने यह सिद्धांत दिया कि महाद्वीप जो है वो गतिमान है, यानी जो हम महाद्वीप पे रहते हैं वो हमेशा एक जगह नहीं है, वो चल रहा है, यानी गतिमान है। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि तकरीबन 25 करोड़ साल पहले सभी महाद्वीप एक महाद्वीप थे जो जुड़े हुए थे, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था ये पेंजिया है, अर्थात सुपर कॉन्टिनेंट है। तो अब ये कहने के बाद एक तो तहलका मच गया उस जमाने में कि इतना बड़ा लैंड जो स्थिर है ये कैसे चल सकता है। तब जब ये तहलका मचा तो बोला कि भाई साहब आप सुझाव दीजिए, सबूत दीजिए कि आखिर सबूत पृथ्वी चल रही है या जो ये महाद्वीप है ये चल रहा है, उसके क्या साक्ष्य हैं आपके पास। तो उन्होंने 4 साक्ष्य प्रस्तुत किए। नंबर 1 में था उनका कि महाद्वीप एक दूसरे से आभासी रूप में फिट दिखाई देता है। अगर हम सभी वर्ल्ड मैप को देखें तो ऐसा लगेगा कि सब महाद्वीप को अगर मिला दे, जिस तरह से पजल्स को मिलाते हैं, तो वो एक ही महाद्वीप अधिमहाद्वीप में होगा। नंबर 1 एविडेंस ये दे दिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस तरह का एक इत्तेफाक हो, ये कोई साक्ष्य तो हुआ नहीं। तो फिर उन्होंने दूसरा साक्ष्य जो दिया वो दिया फॉसिल्स कोरिलेशन, अर्थात जीवाश्म का सहसंबंध। तो उन्होंने जीवाश्म का सहसंबंध दिया। तो उन्होंने दूसरा दिया जीवाश्म का सहसंबंध। तो जीवाश्म का सहसंबंध में उन्होंने दिखाया कि जो जीव थे, जैसे कि उसके अंदर लिस्ट्रोसोरस थे, ये वाला, ये आप देख लें। तो उन्होंने कहा कि जो सागर के दूसरी ओर है, तो जब आप अमेरिका के दोनों कॉन्टिनेंट मतलब साउथ अमेरिका और अफ्रीका का देखें, यूरोप देखें और ये देखें,
तो वहां के टोटल जो थे, जो मैमल्स थे, आप देखेंगे मैमल्स, तो मेजोसोरस, साइनोनिथस, लिस्ट्रोसोरस, ग्लोसोप्टोरिस। ग्लोसोप्टोरिस जो थी वो ट्री है, ये एक पेड़ है, पौधा है। पौधा है, तो ये पौधा और ये जानवर आपको पूरा मतलब आप साउथ अमेरिका से लेते हुए अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया तक था। तो अगर सबको एक जगह आप जोड़ेंगे, एक जगह जोड़ने के बाद ऐसा लगेगा कि सब एक दूसरे से मिला हुआ था। उसको उन्होंने इस तरह से दिखाया, ये सभी जो जीव थे उसको उन्होंने एक साथ इस तरह से दिखाया, इस तरह से दिखाया। तो उन्होंने दिखाया कि इसके अवशेष जो थे साइनोनिथस के, वो यहां से पाए गए। अब ये देखिए, यहां से पाए गए, यहां से यहां के बीच में, अर्थात साउथ अमेरिका और अफ्रीका में। उसी तरह जो मेजोसोरस थे, इसके आपको अवशेष साउथ अमेरिका में पाए गए, अफ्रीका में पाए गए, मेडागास्कर में पाए गए। तो ये सारी चीजें थी। उसी तरह से ये जो ग्लोसोप्टोरिस, ये पौधे थे, इसके साक्ष्य जो है आपको यहां भी पाए गए, अफ्रीका में भी पाए गए, मेडागास्कर, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। यानी ये सब, और सब जितने भी फॉसिल्स थे उस सब को एक साथ जोड़ने के बाद उन्होंने इस तरह की तस्वीर प्रस्तुत की, इस तरह की तस्वीर प्रस्तुत की। तो उनका कहना था कि ये सारे जो कॉन्टिनेंट हैं आपको आज दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, या जो इंडियन प्लेट है या अफ्रीकन प्लेट है, ये सारा एक ही साथ जुड़ा हुआ था। ये दूसरा एविडेंस उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने तीसरा एविडेंस दिया आपको, रॉक का कोरिलेशन। रॉक का कोरिलेशन, जैसा कि अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, जैसे हिमालय या कोई भी पहाड़ का निर्माण होता है, पर्वत का निर्माण होता है, तो हिमालय जिस पीरियड में बना है उस पीरियड में एंडीज नहीं बना है, उस पीरियड में आपका आल्प्स नहीं बना है, दोनों के पीरियड में डिफरेंसेस है। तो इसका मतलब है कि जो हिमालय में जो रॉक आपको मिलेगा वो हिमालय के पूरा रेंज में आपको उसी टाइप का रॉक मिलेगा, उसी एज का रॉक मिलेगा। तो जब नॉर्थ अमेरिका के जो इधर है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका के रॉक का स्टडी किया गया और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट यूरोप के रॉक का स्टडी किया गया, तो पता चला कि दोनों की रॉक एक ही पीरियड में बने थे और एक ही तरह के थे। इसका मतलब यह हो गया कि दोनों किसी समय में दोनों जो थे वो एक ही थे, बाद में अलग अलग हो गए। चूंकि ऐसा जियोलॉजिक पीरियड में कोई भी जियोलॉजिस्ट से आप पूछिएगा तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही समय में एक ही रॉक यहां भी बने और अमेरिका में भी बने, यूरोप में भी बने, अमेरिका में भी बने, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने जो दूसरा दिया वो दिया आपको इसका दिया वो सिद्धांत के जो पर्वत का श्रृंखलाएं हैं आप देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि उत्तर पूर्व पर्वत का श्रृंखला और एक ही आयु के और एक ही चट्टान से बना है। तो सागर के दोनों तरफ की चट्टानें और जो उनकी संरचना थी वो सेम पाया गया। तो ये कैसे हो सकता है कि बीच में अटलांटिक ओशन है और एक तरफ ये और एक तरफ वो। तो फिर फाइनली उन्होंने इसको इस तरह से सहसंबंध किया, ये वाला, ये आप देख लीजिए, ये वाला। तो उन्होंने देखा कि ये देखिए ये वाला, ये जो एप्लेशियन माउंटेन है और ये जो स्कैंडिनेविया का ऊपर वाला माउंटेन है कैलेडोनियन माउंटेन, ये दोनों माउंटेन का जो रॉक है वो सेम रॉक है और सेम टाइम में बना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कहीं ना कहीं एक ही टाइम में बने थे और एक ही थे, तो इसका मतलब एक ही जगह थे। तो उसको जब जोड़ा तो इस तरह का आपको फिगर नजर आया कि ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ये साउथ अमेरिका इस तरह से जुड़ा हुआ था अफ्रीका से। तो इसका मतलब है कि ये भी एक पेंजिया था। तो एक तो ये सबूत दिया उन्होंने, तो ये तीसरा सबूत दिया उन्होंने, थर्ड एविडेंस दिया। ये क्वेश्चन आपको जीएस में यूपीएससी में भी पूछ चुका है कि वेगनर ने कौन कौन से एविडेंस दिए थे, ये पूछ चुका है, मुख्य परीक्षा में पूछ चुका है। तो ये हमारा पीटी और मुख्य दोनों का है। उसके बाद चौथा एविडेंस जो उन्होंने दिया था वेगनर साहब ने, वो दिया आपको कि महाद्वीपीय विस्थापन में प्लायो क्लाइमेट, यानी पूरा जलवायु, यानी प्राचीन काल की जो जलवायु थी
उसका स्टडी पे उन्होंने चौथा एविडेंस दिया। और चौथा एविडेंस में उनका कहना था कि जो ठंडे क्षेत्र है वहां कोयला पाया जाता है। यानी आप देखेंगे तो जो रूस है ठंडा प्रदेश है, अंटार्कटिका में कोल है आपको, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के साउथ में जाएंगे आपको कोल मिलेगा, साउथ अफ्रीका में कोल मिलेगा। तो जब आप देखेंगे तो इक्वेटर से जब दूर जा रहे हैं आप तो वहां आपको कोल मिल रहा है। और कोल कैसे बनता है? बड़े बड़े जंगल जब मिट्टी के नीचे दब जाते हैं वो फॉसिल्स फ्यूल हो जाता है और फिर वो फॉसिलिफिकेशन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि किसी जमाने में वहां एक घने जंगल रहे होंगे जहां आज आपका आर्टिक क्षेत्र है या जहां आपका रूस का क्षेत्र है जहां कोयला का खदान है, तो वहां घने जंगल रहे होंगे, वो जंगल गिरे होंगे। तो इसका मतलब है कि वहां कभी इक्वेटर रहा होगा, तभी तो इतने घने जंगल रहे होंगे, इसलिए कोयला वहां मिलता है। उसी तरह से गर्म प्रदेश में, तो गर्म प्रदेश में जो था हिमनद के साक्ष्य मिले। आप देखेंगे तो गर्म प्रदेश जो था उनका, वहां उनको हिमनद के साक्ष्य मिले। तो अब हिमनद जो है वो इक्वेटर पे तो नहीं हो सकता है, इक्वेटर पे तो इतनी गर्मी पड़ती है, वहां ग्लेशियर आपका कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है जो अभी इक्वेटर है किसी जमाने में इक्वेटर नहीं रहे होंगे। तो इस साक्ष्य को उन्होंने इस तरह से आपको दिखाया। अब देखेंगे तो इस तरह से उन्होंने दिखाया। तो ये देखिए, तो उनका कहना था कि यहां आपको ग्लेशियर के सिंबल पाए गए और यहां ग्लेशियर के। इसका मतलब है कि ये दोनों किसी जमाने में एक थे और एक साथ से जुड़े हुए थे। उसी तरह दूसरा एविडेंस जो उन्होंने बताया कोल के बारे में, कि आप देखिए ये कोयला कहां कहां पाया जा रहा है। ये देखिए कोयला का यहां पाया जा रहा है, ये रूस के एरिया में पाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पाया जा रहा है, साउथ अफ्रीका में यहाँ पाया जा रहा है। उस तरह से जो नए एविडेंस है, यहाँ है कोयला, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो ये तो ठंड प्रदेश है, ये तो ठंड प्रदेश है। तो ये ठंड प्रदेश में कोयला कैसे पाया जा सकता है? इसका मतलब है कि किसी जमाने में ये ठंड प्रदेश नहीं होके ये एक इक्वेटर पे बने होंगे, इक्वेटर के क्षेत्र रहे होंगे। तो ये आपका तो ये महाद्वीप है। तो इसके आधार पे वैगनर साहब ने अपना बुक लिखा, जिनका ये देखिए, तो इनके आधार पे इन्होंने 1912 में, चूंकि ये वैगनर जर्मन थे, तो इन्होंने लिखा द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन लिखी, और फिर इसका अनुवाद जो है 1922 में प्रकाशित हुआ। तो ये आप देखेंगे। और लेकिन ये सारे साक्ष्य देने के बाद, ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के सारे साक्ष्य इन्होंने दिया, साक्ष्य देने के बाद एक प्रश्न का उत्तर वैगनर नहीं दे पाए कि ये सारे फोर्सेस जो है, जो इतने बड़े महाद्वीप को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, ये फोर्स आखिर है क्या, ये कौन से बल से कार्य करते हैं। तो वैगनर से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो वैगनर के निरुत्तर हो गए। लेकिन उसको क्वेश्चन की खोज के लिए वो 2-3 थ्योरी दे रहे थे। एक थ्योरी दे रहे थे टाइडियल वेव्स के, सूरज और इसके ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो वो भी मान्य नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि पृथ्वी तेजी से इतनी घूमती है जिससे ये धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये सारी थ्योरी चूंकि वो उस जमाने में हुई नहीं, वो डिस्कार्डेड हो गई। लेकिन फिर भी ये लगे रहे और ये उत्तरी ध्रुव पर एक अभियान के लिए गए उस साक्ष्य के तलाश में। तो जब साक्ष्य के तलाश में अभियान पे गए उत्तरी ध्रुव में, वहीं उत्तरी ध्रुव में तूफान आया और उसी बर्फ में वो दब के उनका डेथ हो गया। उनका लाश अभी भी वहीं पे मौजूद है, वैगनर साहब का। तो ये काफी महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक दरवाजा खोला जो बाद में प्लेट टेक्टोनिक के थ्योरी के रूप में जाना गया। इसके बाद अगर हम देखें तो ये देखिए, ये इन्होंने लिखा था ओरिजिन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, ये वैगनर का बुक था और ये वैगनर साहब ने लिखा था। अब आगे हम लोग देखेंगे इसी में दूसरे सिद्धांत, जैसे कि मैंने बताया कि आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद दूसरा सिद्धांत जो आपको समझना है वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और ये दोनों सिद्धांत को मिला के जब फिर बाद में आर्थर होम्स आते हैं, तब ये तीनों मिलके आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो
असल सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत जो था वो हैरी हेस साहब ने दिया था। और हैरी हेस साहब का कहना था, असल में ये जो थे वो क्या थे कि अमेरिकी नेवी में थे 1960 के दशक में। 1960 के दशक में आप जानते हैं कि दो सुपर पावर हुआ करती थी, एक तो अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर या सोवियत संघ जिसको बोलते हैं। दोनों में काफ़ी टकराव चलता था और इसीलिए दोनों नए नए डिवाइस का उपयोग कर रहे थे। उसी वक्त इन्होंने अमेरिका ने एक नया डिवाइस बनाया था जिसका नाम था मैड, जिसका नाम था मैड। मैड का मतलब था मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर। ये एक ऐसा डिवाइस था जो समुद्र के अंदर कोई भी बड़ा लोहे का चीज होता था तो उसको डिटेक्ट कर लेता था। क्योंकि उस वक्त जो था एक देश जैसे अमेरिका था तो अमेरिका का दुश्मन रूस था, तो वो पनडुब्बी से हमला करता था, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने ये मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर का यूज किया। और इसी यूज में चूंकि उस वक्त ये नेवी में थे हैरी हेस साहब, तो हैरी हेस साहब ने उस वक्त ये तैयार किया आपको कि एक रिपोर्ट तैयार किया अमेरिकन नेवी में। और तब उन्होंने देखा कि जो अटलांटिक ओशन है इसके जो दोनों तरफ है वो नीचे नए प्लेटें बन रही हैं और वो प्लेटें पूरा लोहा और इसका मैग्नेट का बनता है। तो उन्होंने एक जेब्रा स्ट्रिप और इसके आधार पे इसको ये बताया। तो इसके आधार पे इन्होंने इस तरह का आप देखेंगे तो इन्होंने इस तरह का सिद्धांत दिया सागर नितल प्रसरण पे। तो इसको हम लोग देख लें इस तरह से। तो ये था सागर नितल प्रसरण। तो ये जो टेक्निक का यूज किया उसका नाम था मैग्नेटिक जेब्रा स्ट्रिप। और इसके आधार पे उन्होंने जैसे मैंने बताया मैड मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर, इसके आधार पे इन्होंने इसको डिटेक्ट किया कि जो हमारा सागर नितल है वो फैल रहा है। तो वो इसको इस तरह से किए गए। देखिए चलिए हम इसको आपका इसका वीडियो दिखा देते हैं आपको। ये मैग्नेटिक स्ट्रिप जो था इसके आधार पे उन्होंने बताया कि जो इस बीच में मतलब आप देखेंगे तो यहां आगे आपको और दिखाते हैं। तो ये सागर नितल ये फैल रहा है। असल होता क्या है कि मैग्नेटिक स्ट्रिप से कैसे ये गणना कर रहे थे, तो जो हमारा पृथ्वी है जैसे कि मैंने बताया कि जो पृथ्वी के अंदर आउटर कोर है वो पूरी तरह से लिक्विड है और जो इनर कोर है वो क्या है, सॉलिड है। तो दोनों के बीच में जो डायनमो उत्पन्न होता है उससे एक जियोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और ये जियोमैग्नेटिक फील्ड ही आपको जो कोई आप स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक देखते हैं तो साउथ नॉर्थ हो जाता है, तो इसी वजह से होता है। तो ये जियोमैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन नॉर्मल क्या होता है कि ये जियोमैग्नेटिक फील्ड जो अभी नॉर्थ है और जो अभी साउथ है ये हमेशा ऐसा नहीं था। कभी क्या होता है कि तकरीबन 30 लाख साल में आप मान लें कि 30 लाख साल में ये उलट जाता है, यानी नॉर्थ साउथ हो जाता है और साउथ नॉर्थ हो जाता है। तो इसको इस तरह से देखें, ये जो हमारा मैग्नेटिक पोल है ये आप ये देखें तो ये हमारा एक पृथ्वी को कवच भी प्रदान करता है। तो ये देखिए अभी अगर यहाँ ये नॉर्थ है और यहाँ आप देख रहे हैं तो ये साउथ है, ये नॉर्थ और ये साउथ, आप देखिए ये 30 लाख साल में ये रिवर्स हो जाता है। इस तरह से हमेशा रिवर्स करता रहता है। यानी आप समझिए कि तकरीबन 183 मिलियन साल में ये तकरीबन 180 बार फ्लिप किया है। टोटल में आप देख लें तो ये इस तरह से फ्लिप किया है। अब ये होता क्या था कि जिस जमाने में जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता था वो यहाँ रिकॉर्ड सेव हो जाता था। जैसे हमने कहा था कि सागर में क्या होता है कि ये सागर के अंदर से ये देखिए मैग्मा ऊपर निकलेगा और यहाँ नई प्लेटें बनेंगी। तो जब यहाँ नई प्लेटें बनेंगी तो ये क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया इसमें पूरा आयरन होता है, लोहा होता है। और जब ये लोहा इस तरह से स्वतंत्र रूप से होगा तो नॉर्थ साउथ जैसे मैंने बताया था वो हो जाता है। तो जो अभी नॉर्थ साउथ है 30 लाख साल बाद उसका उल्टा पोलैरिटी हो जाएगा। तो यही वो दिखा रहे थे, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आपका ये अलग हो रहा था।
और इन्होंने कहा कि ये जो हमारा सागर नितल है ये प्रसरित हो रहा है इस तरह से इसके अंदर। अब ये पूरा आयरन जो था ये देखिए अब ये नॉर्थ साउथ में हो जाएगा पूरी तरह से, और ये जब नॉर्थ साउथ में हो गया तब इस रिकॉर्ड को अब ये देखिए पूरी तरह से ये जम गया। अब ये ठंडा होकर जम गया तो सेम आपका वो पीरियड में नॉर्थ साउथ में हो गया, और इसी आधार पे उनका कहना था कि ये जेब्रा स्ट्रिप के आधार पे ही उन्होंने बताया कि ये जो है आपका ये देखिए अब ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं ये ब्लैक 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 जेब्रा स्ट्रिप में, तो ब्लैक वाला जो है नॉर्मल पोलैरिटी है जो अभी वर्तमान में, और जो व्हाइट वाला है वो ठीक उसका अपोजिट पोलैरिटी है। तो ये दोनों पोलैरिटी को बताया, यानी दोनों पोलैरिटी को बताते हुए इसके आधार पे हैरी हेस साहब ने एक नया थ्योरी दिया जिसको कहा गया सागर नितल प्रसरण, यानी सागर प्रसारित हो रहा है। लेकिन यहां भी एक लोचा लगा हुआ था, एक समझिए कि एक डिफिकल्टी था कि ये सारी चीजें तो हो रही है लेकिन इसके पीछे ताकत कौन सी है, इसके पीछे कौन सी शक्ति है जो इसको इस तरह से करने पर मजबूर कर रहा है। तो इस पे ये लोग देने में जवाब देने में ये असमर्थ थे। इस पे ये जवाब देने में असमर्थ थे। इसके बाद आपका जो आता है, अब आपका प्लेट टेक्टोनिक पे हम आते हैं। तो ये दो सिद्धांत था। अब क्या हुआ आप देखेंगे तो सन 1964 में एक सिंपोजियम आयोजित किया गया, ये दो चीज को लेकर के, एक तो सागर नितल प्रसरण को लेकर के, एक महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को लेकर के। और इसमें कनाडाई भूवैज्ञानिक जो थे, जियोलॉजिस्ट जो थे, जिनका नाम था जॉन तुजो विल्सन, इन्होंने बोला कि महाद्वीपीय विस्थापन, खास करके ये रॉयल लंदन सोसाइटी द्वारा इसको आयोजित किया गया था। और इस सिंपोजियम यानी संगोष्ठी में एक साहब मौजूद थे जिनका नाम था एडवर्ड बुलार्ड और उनके सहकर्मी। इन्होंने एक प्रस्तुत किया, वहां गणना दिखाया, और एक उस वक्त के जो कंप्यूटर थे, यानी आप समझ लें 64 के वक्त जो भी कंप्यूटर रहा होगा, उस कंप्यूटर के गणना से उन्होंने बताया कि महाद्वीप और दोनों को एक दूसरे से, आप उसको कंप्यूटर के गणना से देखा तो एग्जैक्ट फिट हो रहा था, और ये मतलब लग रहा था कि एक प्लेटें हैं। तो इस प्लेटों को उन्होंने जो एग्जैक्ट फिट होता था उसको बुलार्ड फिट के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद हम देखेंगे तो 1966 में फाइनली विल्सन साहब ने भी प्लेट टेक्टोनिक के पुनर्निर्माण को, उसको फिर से वो संशोधित करने के बाद उन्होंने एक पेपर प्रकाशित किया, और जिसको आप लोग बहुत फेमस, जब ऑप्शनल पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको कि विल्सन साइकिल क्या होता है। तो उन्होंने विल्सन साइकिल के बारे में बताया। तो ये चूंकि जीएस का क्लास है तो इतना डीप आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे विल्सन साइकिल वो कहलाता है कि जैसे कोई एक पहाड़ है, पठार है, वो अपरदित होकर नीचे चला गया और फिर फाइनली होके वो फिर किस तरह से बन गया, मतलब जैसे एक प्लेटें टकराई और फिर गई, तो इस तरह का एक साइकिल होता है जो विल्सन साइकिल होता है। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत हम देखें तो पार्कर साहब ने, इसी के साथ हम देखें तो विल्सन साइकिल के बाद फाइनली जो ये पूरा चित्र आपके सामने हुआ वो जेसन मॉर्गन ने दिया। तो फाइनली जो प्रेजेंट में हम लोग देख रहे हैं जो प्लेट टेक्टोनिक है उसकी मान्यता जिसको है वो जेसन मॉर्गन साहब ने दिया था, और उन्होंने बोला था कि ये जो सारी प्लेटें हैं, ये प्लेटें अक्सर जो एक दूसरे के रिलेटिव चलती हैं उसके पीछे एक कन्वेक्शनल करंट है जो मेंटल से चलता है। अब कन्वेक्शनल करंट का थ्योरी किसने दिया? तो कन्वेक्शनल करंट, ये जो था कन्वेक्शनल करंट जो है ये वाला, इसका थ्योरी दिया था आपको आर्थर होम्स साहब ने। तो आर्थर होम्स साहब के बारे में भी थोड़ा हम बता देते हैं आपको। बेसिकली ये दो चीजें थी, लेकिन सबसे जो चीज महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि ये जो इतने बड़े महाद्वीप चल रहे हैं, चाहे आप यूरेशिया देख लें या यूरेशिया इंडिया टकराया, तो ये चलने का कौन सा कारण हो सकता है। इस कारण के बारे में जो सबसे पहले चीज बताया कि ये कैसे चलता है वो था आपको मेंटल के अंदर जो करंट होता है, और ये बताया आपको ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जिनका नाम था आर्थर होम्स। अब आर्थर होम्स साहब जो थे उन्होंने
बताया कि ये जो आपका है यहाँ से इस तरह से करंट चलती है, इस तरह से आप ये देखिए, इस तरह से उनका कहना था कि यहाँ से ऐसे एक करंट चलती है, ऐसे करंट चलती है, ऐसे, और फिर ये मेंटल में चली जाती है। जिस तरह से आप कोई पानी उबालते हैं तो एक बुलबुले के सामान होता है, तो देखते हैं कि एक बुलबुला ऊपर फिर एक बुलबुला नीचे, उसी तरह से उनका कहना था कि ये आपका इस तरह से, ये देखिए, फिर इसी तरह से एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, फिर इसी तरह से एक इस तरह से आ रहा है, एक इस तरह से आ रहा है, एक इस तरह से आ रहा है। तो इस प्रकार से उनका कहना था कि अब ये जो कन्वेक्शनल करंट है वो इसको इधर, इस प्लेट को इधर करता है, इस प्लेट को इधर करता है। अब ये जो होता है तो इस बीच से जो मैग्मा निकलती है उससे नया प्लेटें बनती हैं। अब दूसरा जो था, एक जो इधर आ रहा था और एक इधर आ रहा था, तो दोनों टकराएगा। अब दोनों टकराएगा तो टकराने के पश्चात क्या होगा कि इसका विनाश होगा, सागर के नितल का। तो यही कारण है कि सागर के नितल का विनाश हो जाता है। इसीलिए सागर का तल जो है कहीं भी आपको 300 मिलियन से पुराना नहीं मिलेगा। यानी आप अगर देखेंगे तो जो महासागरीय प्लेट है उसकी सबसे पुरानी आयु भी हम देखेंगे तो 300 मिलियन साल पुराना होता है। तो इस सब के बाद ये पता लगा कि भी ये जो अर्थ है हमारा वो डिफरेंट प्लेटों में बटा हुआ है और वो सारे प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष चलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष चलते थे उसके बारे में हम लोग देखें तो इसमें मुख्यतः हम लोग देखेंगे तो दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं, ठीक है, दो प्लेटें हैं। तो इसमें जब हम पूछे, कोई भी आपसे पूछे कि भाई कितनी प्लेटें होती हैं, तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। इस कंफ्यूजन से आप लोग एग्जाम में बचिए। प्लेटें और प्लेट बाउंड्री में फर्क है। प्लेट का मतलब हो गया कि ये प्लेट, और बाउंड्री का मतलब हुआ प्लेट की सीमा। तो आपसे पूछा जाएगा कितने प्रकार के प्लेट होते हैं, तो आप बताएंगे 2 प्रकार के प्लेट होते हैं। लेकिन आपसे यह पूछा जाएगा कि प्लेट की सीमा कितनी प्रकार की होती है, तब 3 प्रकार। एक दूसरे से दूर जा रहा हो, एक दूसरे से टकरा रहा हो, और एक साइड बाय साइड। तो ये 3 हो गया। लेकिन प्लेट जो है वो मुख्यतः 2 है। एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और दूसरा आपको ओसेनिक प्लेट है, यानी उसको कहते हैं महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट। इन दोनों प्लेट में देखेंगे तो मोटे तौर पे सामान्यता तो आपको होगी, लेकिन इसमें असमानता भी है। और इसमें असमानता क्या है इसको हम लोग अब देखेंगे। इसको हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए इसमें तो इसके प्रमुख अंतर क्या क्या है महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के। तो इसको इस तरह से हम लोग देख लें, इसको इस तरह से हम लोग देखते हैं। चलिए इसको हम यहीं देखते हैं। तो इसको यहां से हम देखते हैं। तो महासागरीय प्लेट का जो है निर्माण की प्रक्रिया की बात अगर हम करते हैं तो चलिए इसकी निर्माण की प्रक्रिया पे हम लोग गौर करते हैं। तो दोनों की निर्माण की प्रक्रिया यानी महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट की अलग अलग है। अब महासागरीय प्लेट जो है वो डाइवर्जेंट सीमा पे बनती है, यानी इस तरह से। अब एक प्लेट इधर जा रहा है, एक प्लेट इधर जा रहा है, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट सीमा। और इससे ये मैग्मा यहां से जाती है और यहां फिर एक नया प्लेट बन जाता है। तो ये ऊपर में ये सागर है, सी है, ये सी के ऊपर। तो इस तरह से जो बनता है तो ये अब ये देखेंगे कि ये मध्य महासागर में महासागरीय नितल का निर्माण करता है। जब कोई आप देखते हैं जो मिड अटलांटिक रिज है, ओसेनोग्राफी में इसके बारे में आपको और बताएंगे। इसका दूसरा ये होता है कि ये क्या होता है एक्सट्रूसिव यानी बहिर्भेदी, जिसको हिंदी में कहते हैं ये एक्सट्रूसिव आग्नेय चट्टान है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका निर्माण बेसाल्ट से बना होता है। तो ये क्या है बहिर्भेदी यानी एक्सट्रूसिव। ठीक इसका उल्टा देखेंगे तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी जहां एक दूसरे से बाउंड्री टकराती है। जैसे कि आप देखें तो इंडियन प्लेट
और यूरेशियन प्लेट से हिमालय हमारा बना, तो एक इधर से टकराया, एक इधर से टकराया, तो यहां क्या हो गया कि यहां इसका डिस्ट्रक्शन हो गया और इस तरह से हमारा जो क्षेत्र बना वो महाद्वीप का एरिया बन गया। तो यहां हम देखेंगे कि आप इस तरह से महाद्वीपीय की तुलना में ये काफी आपको मोटा भी होगा, उसके साथ साथ ये जो होगा वो इंट्रूसिव होगा। ये एक्सट्रूसिव था, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। तो बहिर्वेदी ये होता है कि जैसे देखिए यहां मैग्मा आया तो ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, तो बीच में इसको रास्ता मिल गया, तो जो भी मैग्मा लावा था वो सीधा ऊपर चला आया और ऊपर चूंकि पानी था तो ठंडा होके यही वो उसका सतह बन गया। लेकिन महाद्वीप के अंदर यहां सबडक्शन जोन हुआ और यहां से जो लावा मैग्मा निकला तो वो चूंकि महाद्वीप काफी मोटा भी था, काफी ऊंचा पहाड़, तो उसको पार नहीं कर सकता था, तो ये यहां पे धीरे 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 ठंडा होता जो ग्रेनाइट बना। तो ये क्या हो गया, ये नीचे ही रह गया, तो नीचे वाले को कहते हैं इंट्रूसिव या अंतर्वेदी। तो ये एक्सट्रूसिव और ये इंट्रूसिव होता है। ये तो निर्माण की प्रक्रिया, ये इसका निर्माण जो हुआ आपको इंट्रूसिव हुआ, इसका निर्माण एक्सट्रूसिव हुआ, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री की तरफ हुआ, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री के तरफ हुआ। अब हम इसको आगे देखेंगे। आगे देखेंगे तो दूसरा निर्माण की प्रक्रिया, तीसरा है इसकी संरचना। अब जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल आप संरचना इसको देखेंगे तो जो महाद्वीपीय प्लेट है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं और जो महासागरीय प्लेट है वो आपको बेसाल्ट के बने होते हैं जिसमें आयरन वगैरह की अधिकता होती है, ये सारी चीजें। उसी तरह से तीसरी चीज जो है संरचना के बाद हम लोग देखेंगे इसका घनत्व, डेंसिटी। तो डेंसिटी की बात अगर हम करेंगे तो जो हमारा महासागरीय प्लेट है इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी इसकी डेंसिटी की बात अगर हम लोग करें तो तकरीबन 200 पाउंड प्रति घन फुट होता है, यानी प्रति घन फुट देखेंगे तो 200 पाउंड। लेकिन अगर हम महाद्वीपीय चट्टान का घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व 162 से 172 पाउंड के बीच में होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो महाद्वीपीय प्लेट होता है महासागरीय प्लेट की तुलना में हल्का होता है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे हम लोग तीसरा चीज देखा, अब हम लोग देखते हैं इसी का चौथा। ठीक है, चौथा इसकी आयु की बात अगर हम लोग करें तो डेफिनेटली बात है, जैसा कि मैंने बताया था कि कहीं भी महासागरीय प्लेट जो था वो 300 मिलियन से पुराना नहीं पाया गया। हालांकि हमारा सागर का निर्माण 4 करोड़ साल पहले हो गया था, तो 4 अरब साल पहले हो गया था, तो 4 अरब साल पहले हो जाने के बाद भी कोई भी 300 मिलियन वर्ष से पुराना आपको नहीं मिल रहा है। ठीक महाद्वीप में हम देखें तो महाद्वीप में कुछ साल पहले 15-20 साल पहले 1 अरब वर्ष पुराना भी मिला था, और अब प्रेजेंट की बात करें तो 4 अरब वर्ष पुराना भी अपने पास से मिला है। तो इसका मतलब है कि जो महाद्वीप के चट्टान है वो 4 अरब वर्ष पुराना है। इसका मतलब है कि इसका जो है सो 6 या रिसाइकलिंग जो होता है वो महासागरीय चट्टानों के तरह नहीं होता है। अब हम देखेंगे आयु की बात, तो हम तो बता दिए। तो आयु अगर आपको कहा जाए कि कौन से प्लेट की आयु अधिक होगी, महासागरीय की या महाद्वीपीय की, तो आप बोलेंगे महाद्वीपीय की होगी, महासागरीय की नहीं होगी क्योंकि वो रिसाइकिल होता रहता है। उसी तरह से हम लोग अगर बात करें तो मोटाई की बात, तो मोटाई भी बताएं कि जैसे कि आप देखेंगे तो ये तकरीबन 4 से 5 मील के लगभग इसकी मोटाई होती है। देखें तो ये तकरीबन आपको 4 या 5 मील होता है, लेकिन ये देखेंगे तो ये 25 मील। जैसे कि मैंने बताया कि अगर माउंट एवरेस्ट के नीचे जाएंगे तो तकरीबन आपको 90 किलोमीटर भी मिल सकता है महाद्वीपीय प्लेट में। तो दोनों की मोटाई में अंतर है। तो महाद्वीपीय प्लेट जो है वो मोटा होगा और महासागरीय प्लेट पतला होगा। तो ये सारी, अब हम लोग प्लेट की सीमाओं की बात करेंगे कि प्लेट की सीमा कितने प्रकार की होती है। प्लेट की सीमा कितने प्रकार की होती है, तो हम देखते हैं जो हमारा प्लेट की सीमा है वो 3 प्रकार की होती है, जिसको कहते हैं रचनात्मक,
या अभिसारी अपसारी, जिसको कहते हैं डाइवर्जेंट, और एक होता है विनाशात्मक या अभिसारी कन्वर्जेंट, और एक होता है संरचनात्मक, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो एक तो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, जिसको कहते हैं रचनात्मक या अपसारी, विनाशात्मक या अभिसारी या संरचनात्मक। तो डाइवर्जेंट में क्या होता है कि प्लेटें एक दूसरे की अपेक्षा एक दूसरे से दूर जाती है। कन्वर्जेंट में क्या होता है, एक दूसरे के साथ आती है और टकरा जाती है। उसी तरह से संरचनात्मक क्या होता है कि एक दूसरे से साइड बाय साइड करके निकल जाना होता है। तो मतलब इसको इस तरह से आप समझें कि रचनात्मक जैसे कि एक दूसरे से प्लेट दूर हुआ तो नीचे से मैग्मा आया और यहाँ एक नया स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ प्लेट बन गया, संरचनात्मक हुआ। उसी तरह से अभिसारी यानी एक दूसरे से टकराया, एक नीचे चला जाके डिस्ट्रॉय हो गया, तो जो नीचे चला जाके डिस्ट्रॉय हो गया तो इसीलिए इसको विनाशात्मक कहते हैं, वहां उसका विनाश हो गया। और संरचनात्मक ये कहते हैं कि जैसा है वो वैसा ही है, मतलब ऐसे जा रहा है, साइड से साइड बाय साइड निकल गया, किसी की हानि नहीं हुई, तो ये संरक्षण। तो ये तीन तरह के बाउंड्रीज होते हैं, प्लेट बाउंड्रीज। अब इन प्लेट बाउंड्री के आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये डाइवर्जेंट कहां कहां है और किस तरह से बाउंड्रीज। तो अब हम लोग ये डाइवर्जेंट की बात करते हैं। डाइवर्जेंट एक दूसरे से दूर जाती है और नई परत का निर्माण करती है। तो इसका एग्जाम्पल ये है आपका, देख लें, ये आपका, ये देखिए, यही है आपको जो मैंने बताया था कि जिसपे हैरी है साहब ने मेहनत किया था और उन्होंने बताया था कि ये सागर फैल रहा है यहां से यहां पे, ये इस तरह से। तो ये आप जाएंगे तो ये आपको मिड ओशनिक रिज इस तरह से आपको नजर आएगा, ये देखिए। तो इधर से इधर और इधर से इधर, तो अटलांटिक महासागर ऐसे फैल रहा है। तो इसके आधार पे ही हैरी हेस साहब ने कहा था कि सागर का जो नितल है वो प्रसारित हो रहा है, और सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत उन्होंने दिया था। इसी तरह अगर हम देखें तो ये तो आपको समुद्र में भी है इस तरह का डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री आपको समुद्र के किनारे में, ये अटलांटिक के पास, ये अफ्रीकन प्लेट है। और यहां देखेंगे तो स्थल पे भी आपको यहां मिलेगा, यहां जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहां से इस तरह से होते हुए ये, तो ये भी ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है, यानी कालांतर में ये जो अफ्रीकन प्लेट है ये दो भागों में बट जाएगा और ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें समुद्र हो जाएगा, ये समुद्र हो जाएगा, ये समुद्र हो जाएगा। तो ये सारा जो है ये एग्जाम्पल है आपके डाइवर्जेंट बाउंड्री के, यानी जो इस तरह के जो बाउंड्री है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जिसको अपसारी बाउंड्री कहते हैं, या रचनात्मक भी आप कह सकते हैं, अपसारी भी कह सकते हैं, डाइवर्जेंट भी कह सकते हैं। तो इस तरह के बाउंड्री का एग्जांपल आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अटलांटिक रिज, और उसके बाद अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग फिर इसी पे चलते हैं। अब देखिए यहां पे, तो अब हम लोग देखेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री जो एक दूसरे से टकराती है। तो इसमें तीन स्थितियां होती है, इस तरह की बाउंड्री तीन स्थानों पे हो सकती है। नंबर एक, वैसी स्थिति होगी कि दोनों कॉन्टिनेंट वाला प्लेट टकराता हो, जैसे कि हिमालय। दूसरी स्थिति वो हो सकती है कि एक तरफ ओशन का हो और दूसरा तरफ कॉन्टिनेंट टकराता हो, जैसा कि एंडीज। तीसरी स्थिति वो हो सकती है कि दोनों ओशन के अंदर ही टकराता हो, समुद्र के अंदर, यानी ओशन के अंदर, यानी महासागरीय प्लेटें टकराती हो। तो ऐसी स्थिति में जैसे मैरियाना ट्रेंच के पास है, तो ये तीन स्थितियां आपको होंगी, आप देखेंगे तो ये तीन स्थितियां होंगी विनाशात्मक में। और इन तीन स्थितियों में आप देखेंगे तो वहां जाके सबडक्शन जोन बनता है, खास करके महासागर एरिया में आप देखेंगे तो सबडक्शन जोन या ट्रेंच जिसको बोलते हैं उसके आगे बनता है। तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में।
महासागरीय और महाद्वीपीय की बात हम लोग करते हैं। यानी एक तरफ महासागरीय प्लेट टकरा रही है और एक तरफ महाद्वीपीय प्लेट है। जो इस प्रकार की जब प्लेटें टकराती है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता क्या है कि जो महासागरीय लिथोस्फीयर जो है वो महाद्वीपीय लिथोस्फीयर के नीचे चला जाता है। चूंकि जैसे कोई भी चीज अगर टकरा रहा है तो जो हल्की चीज है वो ऊपर, जो भारी है वो नीचे। तो हम जानते हैं कि महासागरीय प्लेट क्या होगा, गैस होता है, भारी होता है तो वो नीचे चला जाता है, और महाद्वीपीय प्लेट उसके ऊपर चला जाता है। वो इस प्रकार आप देख लेते तो ये नीचे चला जाता है, और महासागरीय लिथोस्फीयर जो होता है वो गर्म हो जाता है, और जैसे ही नीचे जाके वो गर्म हुआ फिर वो डिहाइड्रेट होता है। क्योंकि महासागर में पानी की मात्रा बहुत अधिक है, तो जब वो डिहाइड्रेट होगा तो डिहाइड्रेट होने के पश्चात उसमें ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे तो इंडीज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और वहां आपको काफी ज्वालामुखी दिखाई देगा। तो इसको इस तरह से हम लोग समझेंगे इस फिगर के द्वारा। तो ये देखिए, ये है आपका महासागरीय प्लेट, ये देख ले, ये महासागरीय प्लेट है, और ये महासागरीय प्लेट नीचे चला गया, और ये महाद्वीपीय प्लेट है। आप ये महाद्वीपीय प्लेट है कॉन्टिनेंट का, और ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, दोनों टकरा गया, और जो ओसेनिक क्रस्ट था, ओसेनिक प्लेट था, वो नीचे सबडक्ट हो गया। अब ये सबडक्ट हो गया तो आपको यहां एक गहरी खड्ड मिल जाएगी, गहरी खड्ड, या जिसको महासागरीय गर्त बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको ट्रेंच बोलते हैं, ट्रेंच। तो जैसे कि मैरियाना ट्रेंच है, या जो भी ट्रेंचेज बनते हैं तो वो इस तरह से बनते हैं। अब यहाँ जो पानी है, जो पानी यहाँ से इसके साथ अंदर तक आ जाता है, और फिर ये डिहाइड्रेट हो जाता है, और जब ये डिहाइड्रेट होगा तो आगे जाएगा, और आगे जाके वोल्केनो बना लेगा इस तरह से। तो इस तरह से आपको ये वोल्केनिक आर्क नजर आएगा, ये एग्जांपल आपका एंडीज के पास। तो ये इस तरह से आपको नजर आएगा। तो इस तरह से आपका ये आएगा। उसी तरह से दूसरा है आपका महासागरीय प्लेट की बात हम लोग करते हैं। महासागरीय प्लेट, इसमें क्या होता है कि दोनों प्लेट महासागर के आपका अंदर ही होता है, और दोनों एक दूसरे से जब टकराता है तो जो डेंसर होता है, जो घना होता है, वो नीचे चला जाता है, आपको यहाँ का ऊपर होता है तो ऊपर चला जाता है, और फिर ऊपर में वहां भी एक वोल्केनिक आपको आर्च मिलेगा। लेकिन जो काफी डेंस होता है, जो दूसरा प्लेट, उसके नीचे काफी गहरा गड्ढा बन जाता है, काफी गहरा ट्रेंच बन जाता है, और यहीं पे आपको दुनिया के सबसे गहरे ट्रेंच मिलते हैं, जैसे कि मैरियाना ट्रेंच में है। मैरियाना ट्रेंच तकरीबन 11 किलोमीटर। तो जब दो महासागरीय प्लेटें टकराती है तो एक दूसरे के नीचे वो क्या मेंटल में जाके सबडक्ट हो जाता है, और ये फिर सबडक्शन क्षेत्र, या जिसको सबडक्शन जोन कहते हैं, उसका निर्माण करता है। अब महासागरीय प्लेट जो है वो समुद्र तल के नीचे की तरफ झुकती है, और इसके परिणाम स्वरूप बहुत ही गहरी, आप देखते हैं तो बहुत ही गहरी खाई बनती है, बहुत ही गहरी गर्त का निर्माण होता है, और जिसे ट्रेंच कहा जाता है, जो हमने बताया था ट्रेंच, उसको ट्रेंच कहा जाता है। यह ट्रेंच दुनिया के सबसे गहरे ट्रेंचों में से एक होता है, जैसा कि मैंने बताया कि मैरियाना ट्रेंच, यानी मैरियाना ट्रेंच की जो गहराई है वो 11 किलोमीटर, और आपके माउंट एवरेस्ट की कितनी है, लगभग 9 किलोमीटर। तो अगर आप माउंट एवरेस्ट को भी मैरियाना ट्रेंच में रख दोगे तब भी उससे 2 किलोमीटर ऊपर आपका पानी होगा। तो इतना गहरा ये ट्रेंच होता है। तो यहां दुनिया के सबसे गहरे ट्रेंचों का निर्माण होता है। तो ये आप देखेंगे तो प्लेट है किस तरह से टकराती है। तो मैरियाना ट्रेंच के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे गहरा ट्रेंच है मैरियाना ट्रेंच। तो ये एक वीडियो है, वो आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे। तो सबडक्शन जोन मैरियाना ट्रेंच, ये जो आप देख रहे हैं तो ये भी सागर के नीचे है
और ये दोनों सागर के नीचे है। तो ये क्या है, ये जो डेंसर प्लेट है वो नीचे चला गया, जो लाइटर प्लेट है वो ऊपर चला गया। अब यहां से डिहाइड्रेट होके ये जो आप देख रहे हैं ये वॉल्केनिक आर्च बनाएगा। तो ये आगे देखिए तो आपको पता चलेगा, ये इस तरह से, और इस तरह से हमारा ये जो एरिया होगा, ये एरिया पूरा ट्रेंच कहलाएगा। ट्रेंच जिसको कहते हैं वो ये सबडक्शन जोन में आपको ये ट्रेंच कहलाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें, तो ये देखिए इसकी जो शुरुआत होती है, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा अर्थ है वो एक बहुत बड़ा फैक्ट्री की तरह से है। फैक्ट्री की तरह से इस संदर्भ में आप देखें कि एक तरफ वहां सबडक्ट हो रहा है, तो दूसरी तरफ से कोई ना कोई फोर्स हो रहा है जो एक दूसरे से अलग कर रहा है। तो ये यहां से आपका अलग होता है, तो वहां से तकरीबन आप जाएंगे तो हजारों किलोमीटर दूर जाके मैरियाना ट्रेंच में ये जाके टकराता है। यहाँ पे ये देखिए, यहां से आएगा और फिर यहां मैरियाना ट्रेंच में जाके यहां टकराया, और यहां टकराने के पश्चात जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां आपका ये पानी आएगा और ये डिहाइड्रेट होके ये पूरा वॉल्केनिक आर्च टाइप से आपको यहां बनाएगा। आगे देखिए इसको, तो ये आप देखेंगे इतनी गहरी ट्रेंचें हैं कि ये पैसिफिक ओशन जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। जैसे हमने बताया था कि अटलांटिक ओशन फैल रहा है लेकिन पैसिफिक ओशन सिकुड़ रहा है, और मैरियाना ट्रेंच में जब जाएंगे तो ये देखिए कितनी गहरी इसकी ये होती है, वहां भी कुछ ना कुछ आपको जीव मिलेंगे। लेकिन मैरियाना ट्रेंच नॉर्मल, जैसे कि एक आपसे कोई क्वेश्चन पूछते, जैसा कि मैंने बताया ही था कि आप, हमारी यही उम्मीद होगी कि आप लोग आईएएस के इंटरव्यू तक जाएं, तो आपसे जैसे कि मैंने पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट क्यों इतना ऊंचा है, अदर पहाड़ क्यों नहीं, दूसरे पहाड़ क्यों नहीं ऊंचे। उसी तरह से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप कह रहे हैं कि मैरियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर गहरा है, तो ये 11 किलोमीटर गहरा क्यों है, अदर ट्रेंच क्यों नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आपको जवाब देना होगा कि जो वैज्ञानिकों ने लेटेस्ट रिसर्च से पता किया है उसके अनुसार ये ट्रेंच इसलिए ज्यादा गहरा है कि जो मैरियाना ट्रेंच से जो पैसिफिक प्लेट टकराती है, जहां वहां का जो मैरियाना ट्रेंच का एरिया का जो प्लेटें हैं वो काफी डेंस है, यानी जितने भी विश्व में पाया वो सबसे डेंसर पार्ट है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज को आप लेते हैं और इस पर दबाव डालते हैं तो हल्की चीजें ऊपर आ जाते हैं और भारी चीजें नीचे दब जाती है, टूट जाती है। जैसे ये देखिए टूट गया इस तरह से। तो इस तरह से जब टूट जाता है तो टूटने के पश्चात वो ज्यादा गहरा हो जाता है। वही यहाँ हम आपको दिखाएंगे इस तरह से मैरियाना ट्रेंच गहरा है तो क्यों गहरा है, ये देखिए। और यही क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जाता है कि आखिर ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे के जानने के कारण क्या क्या है। तो ये देखिए, ये हमारा पैसिफिक ओशन है। अब इसके अंदर ये देखिए, ये हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि ये कन्वेयर बेल्ट है, और आप देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है उसको एक एज ए होल तरीके से हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से आप देखें, ये देखें, ये देखें। तो अब हम इसको इस तरह से आपको यहां से ये देखें। अब जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे आप जाएंगे तो ये देखिए, अब यहां देखिए, क्योंकि यहां डेंसर पार्ट था, ये मैरियाना ट्रेंच के एरिया का एनिमेशन है जो आपको हम दिखा रहे हैं। अब देखिए इसके नीचे, यहां पे देखिए इस तरह का, अब ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है ये आपका मैरियाना ट्रेंच का, और ये एरिया काफी डेंस है, इस वजह से ये काफी गहरा है मैरियाना ट्रेंच का। आगे हम लोग देखेंगे इसको, ये देखिए, ये हमारा पूरा अर्थ का आप देखेंगे तो यहां पे ये क्या है, यहां मिड ओशनिक रिज है। अब ये मिड ओशनिक रिज यहां से फैल रहा है और यहां मैरियाना ट्रेंच की तरफ जा रहा है। ये देखिए, ये मैरियाना ट्रेंच की तरफ जा रहा है। अब यहां देखिए, ये है मैरियाना ट्रेंच आपका। जब आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे, मैपिंग क्लास भी हम लोग करेंगे जरूर, तो उसमें आपको दिखाएंगे कि मैरियाना ट्रेंच कहाँ है, विश्व के टॉप 10 ट्रेंचेस कौन कौन से हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैरियाना ट्रेंच आपको मिलेगा, और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रेंचेस का एक पूरा ग्रुप आपको मिलेगा, और ये पूरा ग्रुप जो है अर्थ पर, पृथ्वी पर लार्जेस्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। ये भी हमेशा याद रखें, यानी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा भूगर्भीय संरचना
अगर हम कहें तो ये है। और ये आपको यहां से शुरू हुआ, कहां, फिलीपींस से शुरू हुआ, और ये देखिए जापान के पास होते हुए वो पूरा फिलिपिनो ट्रेंच और जापान ट्रेंच वगैरह सब इसी में आता है। और दुनिया के सबसे टॉप 10 जो है वो ट्रेंच यहीं आपको मिल जाएंगे। तो ये एरिया ही काफी तेजी से सबडक्ट हो रहा है, मतलब इसके जो प्लेटें हैं वो तेजी से विनाश हो रहा है। तो विनाश होने का मतलब क्या हो गया कि हमारा पैसिफिक ओशन छोटा होता जा रहा है। जैसे अटलांटिक ओशन बढ़ रहा है और पैसिफिक ओशन छोटा हो रहा है, तो वो देखिए किस तरह से हो रहा है। और इसको आप प्रेजेंट डे में आप देखेंगे तो आप रियल टाइम में सैटेलाइट से मैप कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहां आप देखें तो यहां से आपको इस तरह के वॉल्केनिक इरप्शन मिलेंगे। और आगे दिखाते हैं आपको, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, ये पूरा ये देखें तो यहां से आपको ये एलुसियन आइलैंड से लेके पूरा आपको जो रिंग ऑफ फायर है वहां तक ये पूरा आपको फैला हुआ है। और ये हमारा पैसिफिक ओशन सिकुड़ रहा है, यानी धीरे धीरे ये छोटा होता जा रहा है। कालांतर में ऐसा होगा कि सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया जो है वो अमेरिका के पास चला जाएगा। ये इस तरह से देखिए, तो ये आपका अमेरिका है और ये सिकुड़ रहा है। और इस जो सिकुड़ने की स्थिति है वो आपको सैटेलाइट से रियल टाइम इमेज में देखा जा सकता है। तो ये जो है ये एनिमेशन उस तरह से है कि अगर इसको हम कई सालों में इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो इस तरह से होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया और ये एरिया एक साथ आ जाएगा। और फिर हमारे स्थिति की, जैसे कि वेगनर साहब ने कहा पेंजिया वाली स्थिति, तो वैसा पेंजिया वाली स्थिति यहां हो जाएगी। तो चलिए अब हम फिर आते हैं। तो ये हमने बताया था कि महासागरीय प्लेटों की बात हम लोगों ने की थी। अब हम लोग चलते हैं दूसरा महाद्वीपीय प्लेट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। महाद्वीपीय प्लेट, यानी यहां तो हमने बताया कि दोनों महासागर के अंदर था, लेकिन महाद्वीप में दोनों महाद्वीप, यानी एक भी महाद्वीपीय प्लेट है, दोनों महाद्वीपीय प्लेट टकराते हैं तो क्या होता है। तो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती है, जिसमें जैसे कि मैंने बताया एक क्रस्ट है वो नष्ट हो जाएगा। और उदाहरण जैसे कि आल्प्स है, हिमालय है आपका, यानी दोनों टकराया, दोनों टकराने के बाद पहाड़ बना और जो नीचे का क्रस्ट था वो तबाह हो गया और इससे हमारा हिमालय बना, आल्प्स बना, ये सारी चीजें बनी। तो इसको इस तरह से आप देख लें, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल है, ये भी कॉन्टिनेंटल है, लेकिन इसको हमेशा इस तरह से रखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये प्लेट जो था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये यूरेशियन प्लेट था, ठीक। और ये जो था हमारा ये इंडियन प्लेट था। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों टकराया। दोनों टकराने के पश्चात क्या हुआ, एक माउंटेन रेंज बना जो हम लोग देखते हैं इस तरह से। शिवालिक है, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। जब हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो आपको इसका और विस्तृत रूप से अच्छी तरह से दिखाएंगे कि किस तरह से अपने हिमालय में क्या क्या होता है, लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे हिमालय कैसे बना। तो ये आपको ये देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, और ये भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है और जो यूरेशियन प्लेट है उसके बीच में एक सागर हुआ करता था तकरीबन 55 मिलियन साल पहले, जिसको टेथिस सी कहते थे। अब ये टेथिस सी जो था, तो डेफिनेटली बात है जब वो महासागर होगा तो वह महासागरीय प्लेट होगा, महासागरीय प्लेट होगा तो वो पतला होगा। तो इसीलिए जो इंडिया की तरफ से टकराया था वो पहले महासागरीय प्लेट टकराया था। उस महासागरीय प्लेट के अवशेष अभी भी आपको मिलेंगे, इसीलिए जब आप देखते हैं तो उसके फिगर्स में हम लोग ये एंशिएंट ओशियनिक क्रस्ट, ये देखिए एंशिएंट ओशियनिक प्लेट। तो ये यहां तक तो आपको कॉन्टिनेंटल प्लेट की तरह लग रहा है, लेकिन यहां ये ओशियनिक प्लेट था, क्योंकि उस प्राचीन काल में यहां ओशन था इसलिए ओशियनिक प्लेट था। और इस तरह ये हाई प्लेटू, यानी एक तिब्बत का पठार जिसको हम लोग कहते हैं वो बना, ये हमारा हिमालय माउंटेन रेंज बना और इस तरह से ये हमारा बना। तो इस तरह का जो आपका मिलता है एग्जाम्पल वो आपको कन्वर्जेंट बाउंड्री पे मिलता है, यानी जो दोनों बाउंड्री एक दूसरे से टकराती उस पे मिलता है। ठीक है, इसी में अब हम लोग ट्रांसफॉर्म से पहले
ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से पहले ये जो प्लेट विवर्तनिक है और जो हिमालय का निर्माण की प्रक्रिया है उसको भी एक वीडियो है, उस पर हम लोग और डिटेल से आपको थोड़ा सा विस्तार से अच्छी तरह से समझाएंगे। तो चलिए वो देख लेते हैं हम लोग। तो हिमालय का निर्माण, जिस तरह से मैंने बताया कि ये जो कॉन्टिनेंट प्लेट थे दोनों टकराया और दोनों के टकराने से ही हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। तो चलिए हिमालय के निर्माण की बात हम लोग करते हैं। ये देखिए तो तकरीबन 55 मिलियन साल पहले ये इंडियन प्लेट था और ये यूरेशियन प्लेट ये वाला था। अब दोनों के बीच में ये क्या था, टेथिस सी था, एक सागर था। अब क्या हुआ कि ये 55 मिलियन साल पहले टकरा गया इस तरह से, ये देखिए इस तरह से टकराया, ठीक है। टकराने के पश्चात आपका ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया, और इस तरह से हमारा ये निर्माण हुआ और विभिन्न तरीके से इसको हम लोग आगे जब ओरोजेनिक होगा तो उसमें आपको हम बताएंगे। तो इस तरह से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे इसी में कि जो हमारा आगे का है वो है आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मतलब वो हो बाउंड्री जो एक दूसरे से साइड से होता हुआ निकल जाए। वो इस तरह से है कि आप इसको इस तरह से देखें, इस तरह से देखें, संरचनात्मक सीमा। इसमें न तो क्रस्ट बनता है और न ही नष्ट होता है। जैसा कि हमने देखा था कि टकराने पर क्या हो गया, क्रस्ट नष्ट हो गया, दोनों एक दूसरे से अलग हुआ तो क्रस्ट बना। इसमें न तो क्रस्ट बनेगा और न ही नष्ट होगा। उसके बाद अगर हम देखें इसमें तो ये एक दूसरे के समीप से होते हुए स्लाइड करता है। जैसे कि मैंने बताया एक दूसरे से सटा हुआ होगा और सटा हुआ होने के साथ स्लाइड करेगा, लेकिन स्लाइड करने के दौरान भूकंपीय गतिविधि इसमें होगा। तो इसमें भूकंप हो सकता है, लेकिन ये एक दूसरे से सटते हुए चला जाता है, ना तो एक दूसरे को नष्ट करता है ना एक दूसरे से ये दूर जाता है। उसको एग्जाम्पल है कैरिजो प्लेन्स और सेंट्रल कैलिफोर्निया में इस तरह की प्लेट आपको देखने को मिलेगी। तो वो इस तरह से था, ये देखिए ये वाला, ये कैरिजो प्लेन ये सेंट्रल कैलिफोर्निया में है। तो वहां आप देखेंगे तो इस तरह से साइड बाय साइड आपको दिखाई देगा कि ये इस तरह का प्लेट बाउंड्री है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दोनों साइड बाय साइड है, मतलब साइड से ये एक दूसरे से जा रहा है। तो इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर है कैरिजो प्लेन सेंट्रल कैलिफोर्निया में। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक था, ये हम लोगों ने प्लेट बाउंड्री की चर्चा की। अब पूरे विश्व में कितने प्लेटें हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें, और उसमें प्रमुख 7 प्लेट जो है वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि ये 7 प्लेट कौन कौन से हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो यहां पे आप देख लें, तो सबसे बड़ा प्लेट जो है आपको पैसिफिक प्लेट है, और जो सबसे छोटा प्लेट आता है वो गैलापागोस है। तो वो अभी हम बताएंगे। तो ये जो प्रमुख प्लेटें हैं वो है अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। ये प्रमुख प्लेटें हैं, यानी जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में जो हम लोग देखते हैं, यानी अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन, ये सारी। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये 7 तो बड़े प्लेट है, जिसकी बात हम लोग करते हैं कि बड़े प्लेट्स हैं, लेकिन कुछ छोटे प्लेटें भी होती हैं। तो उसमें 2 तरह के होते हैं, कुछ छोटी प्लेटें होती हैं और कुछ सूक्ष्म प्लेटें होती है, जो माइक्रो प्लेट जिसको बोलते हैं, 14 माइक्रो प्लेट से। तो हमारे 7 प्रमुख प्लेट है, कुछ छोटी प्लेटें हैं और कुछ बहुत ही छोटी जिसको माइक्रो प्लेट्स कहते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे छोटी प्लेट में फिलिपिनो प्लेट्स, जुआन डी फूका है, नाजाका प्लेट है, कोकस प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, अरबियन प्लेट है और स्कॉटियस प्लेट है। ये सब अभी मैप पे हम आपको दिखाएंगे। और 14 माइक्रो प्लेट्स जो है
उन 14 माइक्रो प्लेट्स में आप देखेंगे तो कार्लाइन प्लेट है, बर्मा प्लेट है, टोंगा है, गैलापागोस है। अब ये गैलापागोस जो है ये सबसे छोटा प्लेट है, यानी गैलापागोस का जो प्लेट है उसकी अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो सिर्फ 12,000 किलोमीटर में छोड़ है। तो पैसिफिक प्लेट सबसे बड़ा प्लेट है, आपका सबसे बड़ा प्लेट है पैसिफिक प्लेट। और पैसिफिक प्लेट का आकार जो है वो है 10 करोड़ 33 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितना में है? 10 करोड़ 33 लाख वर्ग किलोमीटर में पैसिफिक प्लेट फैला हुआ है, उसका क्षेत्रफल है। उसी के अगर देखेंगे तो ये सबसे बड़ा हुआ नंबर 1 पे, और सबसे छोटा नंबर 1 पे ये हो गया, यानी सबसे लास्ट, यानी 30 प्लेट को अगर हम लिस्टेड करें तो सबसे छोटा प्लेट आपका गैलापागोस प्लेट होगा। ये गैलापागोस आइलैंड जो आप देखेंगे इक्वेडोर से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां मिलेगा, तो वहां ये आपको मिलेगा गैलापागोस माइक्रो प्लेट। तो ये है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो ये आप देख लें, ये वाला, ये प्लेट बाउंड्रीज है, इसको हम लोग यहां देख लें। ये आपको विभिन्न प्लेट बाउंड्रीज है प्लेट टेक्टोनिक में। तो वर्ल्ड, इसको है वर्ल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट, यानी ये मैप है वर्ल्ड का जो हमारे डिफरेंट लिथोस्फेरिक प्लेट विश्व में मौजूद है। तो उसको इस तरह से देखिए, ये देखिए। अब ये प्लेट जो है ये प्लेट बाउंड्रीज का हमारा है। तो आप इसमें देखिए, जैसे कि मैंने बताया ये पैसिफिक प्लेट है, ये आपका पैसिफिक प्लेट है, यहां से है, ये देखिए ये आपका पैसिफिक प्लेट, यहां से ये पूरा, ये इसको हम हटा दें। ये छोटा सा जैसे मैंने बताया था माइक्रो, मतलब माइनर प्लेट है, इसको कहते हैं जुआन डी फूका, ये प्लेट है। पैसिफिक प्लेट आपका यहां से ऐसे है ये, और फिर ये भी पैसिफिक प्लेट है, ये भी ध्यान रखिए। यहाँ पे ये सारा पैसिफिक प्लेट है, ये भी पैसिफिक प्लेट है। जैसे हमने बताया था आपको ये मैरियाना ट्रेंच, तो ये फिलिपाइन और पैसिफिक ट्रेंच के, ये पैसिफिक प्लेट के बीच में, ये देखिए। तो सबसे बड़ा है पैसिफिक प्लेट। अब दूसरा इधर आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे देखिए, तो एक तो आपका ये है, ये क्या है? ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये वाला, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। और ये क्या है? ये यूरेशियन प्लेट है, ये देखिए, ये आपका यूरेशियन प्लेट है। और ये फिलिपाइन क्या है? माइनर प्लेट है। तो अब आपको मैप पे जब आप देखेंगे, जैसे बहुत सारे मैप्स आपके पास होंगे, तो जब आप मैप पे देखते हैं इन प्लेटों को, तो आपको लगेगा कि पैसिफिक के बाद सबसे बड़ा यूरेशियन प्लेट होगा, या नॉर्थ अमेरिकन होगा, या हो सकता है कि अफ्रीकन प्लेट हो जाए आपका सबसे बड़ा। तो यहाँ अक्सर आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, और अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित प्लेटों पे विचार करें, इस प्लेटों को बढ़ते हुए क्रम में बताएं, इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तब आप, तो इसीलिए इस तरह के मैप को आप लोग रख सकते हैं। तो इस तरह का मैप में आप देखेंगे, तो वैसे हम इसमें आपको बता दें, दूसरा नंबर पे है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, और तीसरा नंबर पर है यूरेशियन प्लेट, ठीक है, तीसरा नंबर पर यूरेशियन, और चौथा पे है अफ्रीकन प्लेट। तो जब हम लोग देखते हैं तो ये सारी चीजें आपको नजर आती है। छोटा प्लेट में जैसे कि मैंने बताया था, कोकस प्लेट ये है, कैरेबियन प्लेट ये है, नाजाका प्लेट ये है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये गैलापागोस आइलैंड, और यहीं पे एक छोटा सा माइक्रो प्लेट है, वो गैलापागोस माइक्रो प्लेट है। अब ये देखिए स्कॉटिया प्लेट यहाँ है, और ये पूरा जो आप यहां से देख रहे हैं स्कॉटिया प्लेट के बाद, तो ये सारा एंटार्क्टिक प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट। तो ये सारे प्लेटों का आपको यहाँ पे आप देख लीजिए, ये प्लेट का बाउंड्रीज है, और ये डिफरेंट प्लेटें हैं। तो इसमें आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत होगी कि दुनिया के टॉप 7 प्लेट जो बड़े प्लेट हैं उसको याद रखना होगा, और दुनिया के सबसे छोटे
टॉप 7 प्लेट को हम लोग इस देख लेते हैं। उससे क्या होगा कि आपको हर कंपटीशन में मुश्किल से आपको 2-4 ही पूछता है, लेकिन हम यहाँ 7-7 दे रहे हैं आपको, तो उस हिसाब से आप यहाँ देख लेंगे। तो चलिए, तो इसको इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से वर्ल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट को हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे नंबर 1 पे आपको आएगा पैसिफिक प्लेट, जैसा कि मैंने बताया था। नंबर 1 पे पैसिफिक प्लेट, ये तकरीबन है 10 करोड़ 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। दूसरा पर है नॉर्थ अमेरिका प्लेट, जो मैंने बताया था, वो है 7 करोड़ 59 लाख। उसी तरह से आप देखेंगे यूरेशियन प्लेट, तो यूरेशियन प्लेट है 6 करोड़ 78 लाख, यानी 3rd रैंक पे है। 4th नंबर पे है आपका अफ्रीकन प्लेट, जो 6 करोड़ 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये सब स्क्वायर किलोमीटर में आपका है। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो 5वां नंबर पे है एंटार्क्टिक प्लेट, और एंटार्क्टिक प्लेट भी है 6 करोड़ 9 लाख, यानी 5वां नंबर पे अटलांटिक है, अंटार्कटिक है। 6ठा नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट है 4 करोड़ 70 लाख, और 7वां पे है साउथ अमेरिका 4 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपके टॉप 7 है। ये आपको अक्सर याद रखना होगा, लेकिन ज्यादातर आपको ये 4-5 में ही वो पूछता रहेगा आपसे कि पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, क्योंकि आप देखेंगे तो यूरेशिया उसी तरह से देखेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लेटें जो होती हैं, अगर बाउंड्री पूछा जाए तब 3 तरह की होती है, और पूछा जाए कि प्लेट कितने होते हैं तो प्लेट 2 तरह के, ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कभी भी इंटरव्यू में या कोई भी परीक्षा एग्जाम में कि आप ये बताएं कि आप कह दे रहे हैं कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है, तो कौन सा ऐसा है जो पूरी तरह से कॉन्टिनेंटल प्लेट है और कौन सा ऐसा है जो पूरी तरह से महासागरीय प्लेट है। क्योंकि अभी जब हम मैप में देख रहे थे यहाँ पे, तो आप देखिए कि अफ्रीकन प्लेट में महासागर में भी है, उसी तरह से इंडियन प्लेट में महासागर भी है और लैंड भी है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप बताएंगे, उत्तर बताएंगे ये कि जो यूरेशियन प्लेट है वो पूरी तरह से महाद्वीपीय प्लेट है लगभग में। अगर आप उसके मैप पे देखेंगे तो बस हल्का सा एक आध इधर उधर है, लेकिन पूरा सा यूरेशियन प्लेट जो है वो आपको महाद्वीपीय प्लेट है। और पैसिफिक प्लेट जो है वो पूरी तरह से महासागरीय प्लेट है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पूरी तरह से महासागरीय प्लेट कौन है और महाद्वीपीय प्लेट कौन है, तो आप कहेंगे कि पैसिफिक महासागरीय है और यूरेशियन जो है वो आपको पूरी तरह से कॉन्टिनेंटल प्लेट है और पैसिफिक जो है ओशियनिक प्लेट है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि ये तो सबसे बड़े की बात हमने करी कि ये 7 सबसे बड़े आपको है। अब हम देखते हैं कि छोटे वाले कौन से हैं 7, तो इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए 7 सबसे छोटे, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो 7 सबसे छोटे हैं, तो सबसे छोटा है गैलापागोस माइक्रो प्लेट, ये वाला नंबर 1 पे है गैलापागोस माइक्रो प्लेट, जो गैलापागोस आइलैंड के पास है। उसके बाद दूसरा नंबर पर है एक्सप्लोरर माइक्रो प्लेट, ये सिर्फ 18,000 स्क्वायर किलोमीटर में। उसी तरह से है गोल्डा माइक्रो प्लेट, 3rd नंबर पे आता है, ये 70,000 स्क्वायर किलोमीटर में। उसी तरह से 4था नंबर पे एक माइक्रो प्लेट आता है जिसका नाम है रिवेरा माइक्रो प्लेट, वो 73,000 किलोमीटर में। उसी तरह से जुआन फर्नांडिस माइक्रो प्लेट है, वो आपको आता है 96,000 स्क्वायर किलोमीटर में। उसी तरह से ईस्टर माइक्रो प्लेट है, वो 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर में 6ठा नंबर पे है। और 7वां नंबर पे साउथ सैंडविच माइक्रो प्लेट, वो 1,70,000 स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये टॉप जो है सो स्मॉलेस्ट माइक्रो प्लेट है जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीजें जो प्लेट टेक्टोनिक हम लोगों ने पढ़ा और ये सारी चीजें, तो इसकी प्रक्रियाएं क्या होती हैं उस पे हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रियाएं, यानी प्लेट टेक्टोनिक जो ये होता है, तो ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये प्लेट टेक्टोनिक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो उस हिसाब से देखें कि प्लेट टेक्टोनिक की जो क्रियाएं होती है वो 2 प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी से हमारे ओरोजेनिक
यानी पर्वत का निर्माण, होता है। और एपिरोजेनिक, अर्थात मैदानों का निर्माण, तो ये दोनों चीज जो होती है ये टेक्टोनिक क्रिया इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब इसको हम आगे देखेंगे। तो ओरोजेनिक क्रिया अर्थात पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। तो पर्वत निर्माण की जब प्रक्रिया होती है तो ये दो प्रकार से होती है पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, जो मैंने बताया आपको ओरोजेनिक। तो यह पर्वत निर्माण की प्रक्रिया जो संपीड़न बल, जो जैसे कि मैंने बताया टकराता है, टकराने के बाद क्या उसमें प्रेशर पड़ता है, कंप्रेशन होता है, जिसको हिंदी में संपीड़न कहते हैं। तो ये संपीड़न बलों के कारण ये होता है और जिससे प्लेटों के टकराव से प्लेटों के मध्य स्थित तलछट और क्रस्ट में विकृति हो जाती है। यानी जो उसके अंदर डिफरेंट लेयर पे ये जमा था, ये अब ये टकरा गया, तो ये टकराने के पश्चात अब ये इस तरह से नहीं हो गए, इस तरह से विकृत हो गए, तो ये उसमें मोड़ पड़ जाता है, मोड़दार पर्वत जिसको हम लोग कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि पर्वत का निर्माण होता है, या तो मोड़दार पर्वत का होगा या फिर दबाव अधिक होगा तो यहां से टूट जाएगा और फिर इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से, यानी यहां ये ब्लॉक पर्वत हो सकता है। तो या तो मोड़दार पर्वत होगा या फिर ब्लॉक पर्वत भ्रंश के कारण हो जाएगा। तो इससे हमारा पर्वत का निर्माण होता है जिसको कहते हैं ओरोजेनिक। और दूसरा है एपिरोजेनिक, यानी ऐसी प्रक्रिया जो किसी भी क्षेत्र में अचानक टेक्टोनिक एक्टिविटी से वो क्षेत्र ऊपर हो जाएगा। अब ऊपर हो जाएगा लेकिन उसमें जिस तरह से अगर ये है, आप देख ले ये एरिया है, ये अचानक यहां था, यह अचानक इस तरह से ऊपर हो गया, तो इसके जो स्वरूप है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी वो न तो मुड़ा, न ही वो पहाड़ की तरह बना, न ही कोई स्ट्रक्चर, जैसा था वैसा ही ऊपर चला आया। तो इस प्रकार जो हमारा मैदान है वैसा ही बनता है। तो इस प्रकार जो होता है इसमें यह देखेंगे कि जो मूल चट्टान है उनके सतहों में विरूपण उत्पन्न नहीं होते। जो उनके जो मूल चट्टान है वो पहाड़ या कोई नई चीज नहीं बनाते, जैसा था वैसा ही उठ गया। तो इसके भी एपिरोजेनिक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग इसी में आगे चलते हैं। तो इसमें ओरोजेनिक प्रक्रिया, जैसे कि मैंने बताया ओरोजेनिक एपिरोजेनिक, तो पहले ओरोजेनिक को हम लोग देखते हैं, फिर एपिरोजेनिक प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे। तो ओरोजेनिक प्रक्रिया में है दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था वलन, यानी जिसको कहते हैं फोल्डिंग, या भ्रंशन या फॉल्टिंग। तो अगर हम देखें इसको तो जैसे कि मैंने बताया इस तरह से, इस तरह से, तो ये इसमें मोड़ पड़ जाता है। मोड़ पड़ने के पश्चात जो ऊंचा भाग है वो इस तरह से हो जाता है, तो ये आपका पहाड़ बन जाता है, ये घाटी बन जाता है इस तरह से। लेकिन जब मोड़ अत्यधिक तीव्र हो जाता है और ये सहन नहीं कर पाता है तो यहां भी फॉल्ट हो सकता है, यहां भी फॉल्ट हो सकता है, यहां भी फॉल्ट हो सकता है। तो ये जब फॉल्ट हो जाता है तो वो फिर भ्रंश से बनता है। तो फोल्डिंग और फॉल्टिंग इसलिए कहते हैं। तो अगर हम फोल्डिंग की बात करें, यानी कि वलन की बात करें, तो उसमें देखें तो वलन जो होता है वो अंतरजात क्रियाओं में से एक है। जैसा कि मैंने बताया इंट्रूसिव, जो बाहर नीचे से उसका बल पड़ा। जब दो बल विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ टकराते हैं तो चट्टानों की परतें मुड़ जाती है और यह संपीड़न बल के कारण होता है, जिसे वलन कहा जाता है। यानी दोनों जब एक दूसरे से दाबती है तो वो आपको मोड़ पड़ जाता है। अब ये मोड़, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिमालय क्या है, मोड़दार पर्वत है। लेकिन हिमालय मोड़दार पर्वत कैसे है, ये हम कैसे मान लें? सिर्फ किताब में पढ़ने से तो नहीं मानेंगे। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। तो जब आप हिमालय क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, अगर आप स्काई, अगर प्लेन से आप जा रहे हैं और हिमालय क्षेत्र को ध्यान से देखेंगे तो साफ आपको मोर नजर आएगा। वो अभी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो इसमें जो होता है फोल्डिंग में, तो ये इस तरह से होता है, आप देख लें तो ये जो
ऊपर वाला भाग है जो ऊपर उठ गया उसको कहते हैं एंटीक्लाइन। इसको क्या कहते हैं? एंटीक्लाइन। और जो नीचे घाटी या वो नीचे बन गया उसको कहते हैं सिंक्लाइन। तो ये सिंक्लाइन और ये फिर एंटीक्लाइन कहलाता है। ठीक उसी तरह से अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ और हिमालय को वलित पर्वत क्यों कहा जाता है, इस पे भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये वीडियो अब ये वीडियो आप देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हिमालय तकरीबन 55 मिलियन साल पहले, 50 से 55 मिलियन साल पहले, कहीं 50 आपको मिलेगा, कहीं 55 मिलेगा, तो ये टकराया पृथ्वी यूरेशियन प्लेट से हमारे इंडियन प्लेट। ये देखिए इस तरह से टकराया। टकराने के पश्चात ये हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। तो अब देखिए जब आप हिमालय पे सफर करेंगे प्लेन से तो आपको साफ ये मोर नजर आएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से। तो इस तरह से अगर वैज्ञानिक इसको कंप्यूटर पे लाके लार्ज करके आप इस पहाड़ों को देखिएगा तो आपको साफ लगेगा कि हिमालय मोरदार पर्वत क्यों है। आगे देखिए तो ये आपको देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये आपको देखिए साफ आपको लगेगा कि इस तरह से एक ही रॉक इस तरह से है, इस तरह से मोर बना हुआ है। तो ये आपको मोरदार पर्वत है। लेकिन मोरदार पर्वत जो है वो देखिए किस तरह से, जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक टेथिस सी था, सागर था, और बीच में संपीडन बल हुआ और संपीडन बल के कारण ये मुड़ता गया। आप देख ले, मुड़ता गया इस तरह से, चूंकि एक इधर बल दे रहा है, एक दूसरा यहां भी सबडक्ट कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि जैसे कि मैंने बताया कि हिमालय को आप पूरी तरह से मोरदार पर्वत न कह सकते हैं, चूंकि हिमालय के अंदर भी फॉल्ट आपको मिलेगा, यानी कि उसके अंदर भी भ्रंश होता है। तो भ्रंश कैसे होता है वो हम लोग अभी देखते हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे तो ये जब कोई भी चीज को हम ज्यादा दबाव डालते हैं तो वो मुड़ जाता है, लेकिन जब उसके मुड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो वो क्या होता है, टूट जाता है। तो यही यहां देखिए किस तरह से होता है। जब आप एक्सट्रीम उस पर प्रेशर डालते हैं, एक्सट्रीम उस पर कंप्रेशन हो रहा है, तो फिर इस एरिया में जैसे कि देखिए यहां टूट गया, यहां टूट गया, और यहां टूटने के पश्चात ये देखिए इस तरह से आपको इस तरह से टूट जाएगा। और टूटने के पश्चात वो फिर क्या होगा कि वो नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद वो आपको अंदर ये देखें, ये अब ये जो नीचे आएगा तो ये आपका सबडक्ट हो जाएगा, दोनों सबडक्ट हो जाएगा। तो अक्सर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, जैसे कि मैंने बताया मैरियाना ट्रेंच के बारे में, तो उसी तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो आप कहेंगे कि इसलिए कि दोनों प्लेटें टकरा रही है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक तो गति तेज है, वो बात सही है। तो फिर आल्प्स क्यों नहीं हो रहा है, आल्प्स ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो हिमालय की प्रक्रिया और आल्प्स की प्रक्रिया में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। अब यहां देखिए कि यहां भी ये एरिया आने के बाद सबडक्ट करने के बाद नीचे जा रहा है, और नीचे जाने के बाद क्या होता है, वो सबडक्ट हो जाता है। तो नीचे जब सबडक्ट हो जाएगा तो ये तो और नीचे जाना चाहिए, ऊपर क्यों जा रहा है? आखिर हिमालय बढ़ क्यों रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है? तो उसके एक बहुत ही नई खोज है, नया ये है जो आपको अभी मैं बताऊंगा, उसको कहते हैं चैनल फ्लो प्रोसेस। तो चैनल फ्लो प्रोसेस क्या है वो अभी हम आपको दिखाएंगे, और ये आपको लेटेस्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आप ज्योग्राफी या साइंस या डायनेमिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें आपको करंट अफेयर्स का हमेशा ज्ञान रखना होगा, और जो रिसर्च होता है उसको थोड़ा सा ध्यान, चूंकि यूपीएससी वहीं से ट्विस्ट कर देता है। ट्रेडिशनल तो वो पूछता नहीं है आपसे, आप एक गाइड ले लेते हैं, गाइड से कभी नहीं आपका होगा। आपको हमेशा वो गाइडेंस की जरूरत है जो अच्छे टीचर आपको गाइड करते हैं। तो चलिए ये देखिए किस तरह से होता है। तो अब देखिए ये अब इसके अंदर सबडक्ट हो जा रहा है, लेकिन सबडक्ट होने के बाद एक प्रोसेस की प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं चैनल फ्लो प्रोसेस। चूंकि नीचे जाने के बाद काफी गर्म होता है, ये तकरीबन 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इसका होता है जब आप उसके नीचे जाते हैं। अब ये देखिए ये सारा खेल हिमालय का यहाँ नीचे चला जाता है। अब ये जो प्रक्रिया होती है, ये एक तरंग आती है यहाँ से, और एक ये कन्वेयर बेल्ट के समान यहाँ बन जाता है, और इस प्रक्रिया को चैनल फ्लो प्रोसेस कहा जाता है। और ये चैनल फ्लो प्रोसेस के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ जो पिघला हुआ भाग है ये धीरे धीरे ठंडा होकर इसको ऊपर धकेलता है, और धीरे धीरे हमारा हिमालय ऊंचा होता जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये चैनल फ्लो। अब ये देखिए ये ऊपर गए,
अब ये ऊपर का भाग जो था यहाँ का, ये ठंडा होके ठोस बन गया, फिर ऊपर जाएगा और इस तरह से हमारा हिमालय लगातार बढ़ रहा है। और इस तरह हमारा हिमालय का लगातार आप देख रहे हैं कि ऊंचाई बढ़ रही है। ये देखिए इस तरह से लगातार आपका होता है। तो ये हमारा जो हिमालय है वो क्यों बढ़ रहा है ये आप जान गए। और ये क्यों तेजी से भी बढ़ रहा है, तो चूंकि एक तो स्पीड है, दूसरा चैनल फ्लो प्रोसेस है, तो ये सारी चीजें आपका ये है। तो इसको हम लोग, ये आपने देखा। अब हम लोग आगे चलते हैं और यहां पे आते हैं। तो ये आपका हिमालय का, अब हम लोग इसके आगे करते हैं। ये अब हम लोग देखेंगे कि इस तरह के जो टेक्टोनिक प्रक्रिया है और ये जो हमारे फोल्डेड माउंटेन है वो विश्व में कहां कहां स्थापित है। तो ये देखिए, ये जो आपको येलो कलर वाला दिखाई दे रहा है, ये सारा फोल्डेड माउंटेन एरिया, ये येलो कलर वाला, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया पूरा, ये एरिया इस तरह। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं रेड स्पॉट टाइप का, ये वोल्केनो है। अब इसी वोल्केनो का आप देखेंगे ऐसे, यहां से और फिर यहां से आप आ जाएंगे, ये वोल्केनो, ये वोल्केनो। तो इसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। जैसे आप लोग, चूंकि ये ग्लोब जो है वो एक दूसरे से मिला हुआ होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए रिंग ऑफ फायर किसको कहते हैं, तो वो रिंग ऑफ फायर यहां से शुरू होता है साउथ अमेरिका से और यहां आपका न्यूजीलैंड तक जाता है। तो ये पूरा आप देखेंगे तो यहां आपको ज्यादातर ज्वालामुखी यहीं पे, अभी वोल्केनिज्म इसके बाद हम लोग बताएंगे आपको। ये आपका हो गया प्लेट टेक्टोनिक, इसके बाद हम लोग अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा जानेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये अर्थक्वेक जोन है, ये अर्थक्वेक जोन है, ये अर्थक्वेक जोन है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो अब दूसरा है भ्रंशन की बात हम लोग करें, भ्रंश की बात करें तो भ्रंश जो है वो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि प्लेट संचालन में जब ज्यादा दबाव पड़ जाता है तो वो भ्रंश हो जाता है और इस तरह की घाटी आपको इस तरह का मिलेगा। अब इस तरह से आपको मिलेगा, इस तरह से आपको ये देखिए। तो व्रंश घाटी में जैसे कि आपका जर्मनी का हार्च माउंटेन है, वो आपका एक एग्जाम्पल है, ये ब्लॉक पर्वत का। और उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो उसी तरह जर्मनी का आपका ब्लॉक पर्वत है और ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे, हाँ बस हो गया। तो ये हमारा लास्ट था। बस एक इसके बाद आपको बता दें ये फॉल्टिंग। तो ये उत्तर अमेरिका का सियरा नेवादा और जर्मनी का हार्च पर्वत है, इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम लोग कल इस पे देखेंगे, भूकंप पे हम लोग चर्चा करेंगे कि भूकंप की कितनी तरंगें होती हैं, भूकंप कैसे आता है, और इसके बाद फिर हम वोल्केनिज्म पे चर्चा करेंगे। तो आज हमारा प्लेट टेक्टोनिक था, प्लेट टेक्टोनिक समाप्त हो गया। अब हम लोग भूकंप की बात करेंगे। थोड़ा सा वो था, तो चलिए हमने वो ब्लॉक माउंटेन के बारे में बता दिया। इसका थोड़ा, चूंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम कल इसको हम पूरा अच्छी तरह से कर देंगे। थोड़ा ब्लॉक माउंटेन